बृहदारण्य विंशति शस्त्राणि, कितने प्रकार के शस्त्र होते हैं आचार्य शस्त्र के अनुसार? 20 प्रकार के शस्त्र होते हैं। आचार्य बागवत के कितने होते हैं? उन्होंने 20 के अतिरिक्त 6 और माने हैं, तो इनके टोटल कितने हो जाते हैं? 26 हो जाते हैं। 26 में जो 6 है उनको याद करने की एक ट्रिक है, सर्प लिंग की खोज करो कर्ण। सभी लोग सो रहे हैं क्या अभी? खोज करो कर्ण। सर्प से क्या हो जाएगा? सर्प फणमुखी, सर्प से हो जाएगा सर्प फणमुखी, लिंग से हो जाएगा लिंगनाश वेदनी शलाका, की से हो जाएगा कुज, कुज से हो जाएगा खज, करो से हो जाएगा कर्तरी, कर्ण से हो जाएगा कर्ण वेधन। आज जो तो लाइव है वो तो सर्प लिंग की खोज करो कर्ण, ये 26 मतलब 20 तो जो हमको सुश्रुत के हैं वो याद है, बाकी 6 हमने बागवत के याद है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको कल पढ़ाया था, इनमें से कुछ चीज बची थी जो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, सूची पुष्पत्र आदि चरारी अंदर पुरस्तावरण में वेतस पत्र और सूची वेदन कर में, तो वेतस सूची वेदन कर में बड़े दंत शंकु, बड़े तो हमने आहरण में शायद पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कल? बड़े नहीं पढ़ा था ना? आहरण कर्म हमने पढ़ा ही नहीं था, तो आहरण में कौन कौन से यूज करते हैं ये मैंने आपको पहले ही याद कराया था जब हमने यंत्र पढ़ा था। यंत्र में भी इसका कर्म आहरण ही होता है। ठीक है, तो वडिश मतलब डिश कैसी होती है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आहार बोलते हैं। तो वडिश के साथ साथ दंत शंकु, देखो दांतों पर जो मैल लगा होता है उसको क्या करते हैं? निकालते हैं, तो निकालने को हम बोलते हैं आहरण। तो वडिश और दंत शंकु का कर्म होता है आहरण। और ये भी कल हमने फॉर्मूले में नहीं पढ़ा था, एषणी का काम क्या होता है? एषण करना। एषण मतलब मार्ग को ढूंढना, जैसे को हम क्या बोलते हैं? अनुलोमन। ठीक है, सूची का एक काम सीवन करनी होता है ना। तो ये कुछ चीजें थी 2 3 4 जो हमने नहीं पढ़ी थी कल के फॉर्मूले में, वो यहाँ से याद करेंगे। अब यहाँ पे जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, शस्त्र को कहाँ पर पकड़ना चाहिए, है ना? शस्त्र चिकित्सा करते समय कौन से शस्त्र को किस पार्ट पर हमको पकड़ना चाहिए। तो इन शस्त्रों को कर्म करते समय हाथ में धारण करने की विधि है। इनमें से वृद्धि पत्र शस्त्र को ग्रंथ और फल के संयोग स्थान पर पकड़ना चाहिए, है ना? कहाँ पर? वृद्धि पत्र को ग्रंथ और फल के संयोग स्थान पर पकड़ना चाहिए एवं अन्य सब प्रकार के भेदक शस्त्रों को भी इसी तरह पकड़े। तो इसका एक कोड है, आपको याद हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? गंडूपद, सर्पपण, सर्पुंखा, वरिष्ठ। अब वो अपने 2 पढ़े थे, ये सब 2 होते, बाकी इनके सभी के कर्म अलग हैं। गंडूपद का जो होती शलाका वो एषण कर्म में, सर्पपण व्यूहन कर्म में, ठीक है, और सर्पुंख चालन में, और वरिष्ठ जो होती है वो आहरण में। ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोड याद कर लो, संयोग से वृद्धि के भेद होते हैं, भेद होते हैं ने 2। यहाँ पे देखो, संयोग से वृद्धि के 2 भेद होते हैं, एक कोड है, इस कोड से आपको ये याद हो जाएगा। संयोग से हो जाएगा संयोग स्थल पर, इनके संयोग स्थल पर 2 चीजों के संयोग स्थल पर, 2 चीजों का संयोग स्थल क्या है? ग्रंथ और फल। जैसे ये कोई हथियार है, ठीक है, ये हथियार है, इसको हम बोलते हैं ग्रंथ, इसको बोलते हैं फल। तो इसके संयोग स्थल पर पकड़ते हैं। ठीक है, तो वैसे संयोग में आपको याद ही रहेगा, आपको देगा कि ग्रंथ और फल के संयोग स्थल पर, तो संयोग से हो जाएगा संयोग स्थल किसका? ग्रंथ और फल के संयोग स्थल पर वृद्धि पत्र को पकड़ना चाहिए और भेदक शस्त्र को पकड़ना चाहिए। भेदक शस्त्र को पकड़ना याद हो गया? बताते चलो क्योंकि थोड़ा सा याद करने में परेशानी होगी, इसलिए मैंने कोड से याद करा दिया। अब वृद्धि पत्र, हाँ, विश्रावण करने वाले शस्त्रों को ग्रंथ के अग्रभाग पर पकड़ना चाहिए। विश्रावण करने वालों को कहाँ पकड़ेंगे? ग्रंथ के अग्रभाग पर। देखो विश्रावण किससे करते हैं हम? जैसे एक सुई है हमारे पास, है ना, हमको क्या करना है? एक पस भरा हुआ है, एक फोड़ा हो गया है हाथ में, उसमें पस भरा है, उसको फोड़ना है, तो आप सुई इधर पकड़ के फोड़ोगे कि यहाँ पकड़ के फोड़ोगे? यहाँ पकड़ के फोड़ोगे ना, ग्रंथ के अग्रभाग पर। याद हो गया? विश्रावण करने वालों को ग्रंथ के अग्रभाग पर पकड़कर फोड़ना चाहिए। ओके, फिर विशेषतः बालक, वृद्ध, कोमल अंग, दर्पण और स्त्रियों तथा राजा, राजकुमार, राजपुत्रों के विश्रावण कर में त्रिपुंसक। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बालक, वृद्ध, स्त्री होते हैं उनमें विश्रावण के लिए किस शस्त्र का प्रयोग करते हैं? त्रिपुंसक का करते हैं। ठीक है, प्रीहि मुख शस्त्र के ग्रंथ भाग को हस्ततल में ढककर अंगुष्ठ और प्रदेशनी अंगुली से पकड़ना चाहिए। अंगुष्ठ हो गया, ये प्रदेशनी हो गया, ये हस्ततल हो गया। इस तरीके से पकड़ते हैं इसको। व्रीहि मुख को, वृद्धि पत्र को नहीं, वृद्धि पत्र तो हमने याद कर लिया, संयुक्त से वृद्धि के 2 चीज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर व्रीहि मुख जो है उसको इस तरीके से हमको पकड़ना चाहिए। अंगुष्ठ प्रदेशनी को पकड़ना है और यहाँ पे हस्ततल से इसको ढकना है। कुठारिका को वाम हस्त से पकड़कर, वाम हस्त से पकड़ा, दक्षिण हस्त की मध्यम अंगुली से अंगुष्ठ का सहारा लेकर इसके सिर पर ठोकना चाहिए। ऐसे करके इसको पकड़ा, कुठारी का मतलब कोई ठोक रहे हैं, जैसे लोहे को काटते हैं ना, तो लोहे को पहले ठोका जाता है फिर काटते हैं, इस तरीके से यहाँ पे हमने रख दिया और यहाँ पे वाम राइट हैंड की मध्यमा अंगुली से यहाँ पर ठोकना है। ठीक है, आरा, करपत्र और एशनी को मूल भाग से, देखो 3 चीजों को साथ में याद कर लेना, आरा, करपत्र और एशनी कहाँ पकड़ना? मूल भाग। जब आप प्रोबिंग करते हैं, एशर कर्म करते हैं, तो आप अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो इस जहाँ पे हमको प्रोबिंग करना वो अंदर ही नहीं जा पाएगा, तो हमको कहाँ पकड़ना है? मूल भाग पर पकड़ना चाहिए। ऐसे ही आरा, आरा को मूल भाग में पकड़ना, सबसे पीछे करपत्र को भी ऐसे ही पकड़ना। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, सभी को अच्छे से याद हो गया। आगे बढ़ चलें, अब शस्त्रों के प्रमाण देखते हैं, किस शस्त्र का कितना प्रमाण होता है। तो नक्षत्र और एशनी का 8 अंगुल प्रमाण होता है। ठीक है, नए नए लिख लो 8, नए चीजें, हम नए चीज लेके आए, ये कितनी की संख्या में? 8 थी। ना से नक्षत्र, ए से एशनी कितनी है? 8 है। एक पॉइंट और लिख लो, नक्षत्र जो है 9 अंगुल होता है, किसका? बाघवृत्त का। नक्षत्र 9 अंगुल बाघवृत्त का होता है। सूचियों का व्याख्यान आगे किया जाएगा। मुद्रिका, मुद्रिका कहाँ पहनते हैं? मुद्रिका मतलब होता है रिंग, कहाँ पहनते हैं? इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं।
इंडेक्स फिंगर प्रदेशनी, ठीक है। तो प्रदेशनी या तर्जनी अंगुली के अग्रिम पर्व के बराबर होती है। किसके बराबर? अग्रिम पर्व। मुद्रिका शस्त्र का यूज आपने देखा होगा, यहाँ पर उसको पहनते हैं, जैसे आई को क्या बोलते हैं, साइड से उसको ओपन करते हैं, कुछ चेकअप करते हैं ना, ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं, तो यहाँ पर मुद्रिका को करके यहाँ पे साइड कर लेते हैं ना, देखा होगा शाला के नगर इंटरनेशनल में प्रैक्टिस की होगी आपने। तो मुद्रिका को प्रदेशनी अंगुली के अग्रिम पर्व के बराबर होता है। शरारी शस्त्र जो है 10 अंगुल का होता है, तो कोड बनाकर याद कर लो। तो शुद्ध के शारीर स्थान में 10 चैप्टर हैं, शरारी मुख का प्रमाण भी कितना है? 10 अंगुल है, ठीक है। बाकी अन्य शस्त्र जो होते हैं सभी 6 अंगुल होते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा? नई नई चीजें 8, नक्षत्र इतनी 8, इसमें नक्षत्र बालकट का 9 अंगुल, मुद्रिका प्रदेशनी के अग्रिम पर्व के बराबर, शरारी मुख 10 अंगुल, शारीर स्थान में 10 चैप्टर हैं, याद रहेगा, बाकी सबके 6। अब आपसे कोई पूछ ले करपत्र का प्रमाण कितना है, आरा शस्त्र का कितना, जो हमने नहीं पढ़ा वो सब इसमें इंक्लूडेड है, सभी का प्रमाण कितना हो जाएगा? 6 अंगुल, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बागभट्ट जी ने करपत्र का प्रमाण कितना बोला है? 10 अंगुल, जबकि इनका करपत्र कितना होगा? 6 अंगुल होगा ना। तो बागभट्ट का करपत्र 10 अंगुल होता है। अब शस्त्र के गुण देखते हैं, जैसे हमने यंत्र के देखे थे, कितने होते हैं? जीडी के गुण दोष कर्म, जी डी के 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये पढ़ा था हमने जीडी के। अब यहाँ पर पढ़ लो क्या? जीडी के 6, 8, 8, हाँ 6 इसके गुण हैं, 8 दोष हैं, कर्म भी कितने हैं? 8। आपको कर्म तो याद रहता है कौन सा? नहीं कर्म नहीं, वो तो वो है, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम गुण पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक याद हो गया कि नहीं? मैंने आपको कल बोला था कि मॉर्निंग में पूछूंगी, बताइए यंत्रों के गुण का श्लोक। अब आपको डायरी में शस्त्रों के गुण का श्लोक लिखना, और अभी छुट्टियां लग रही है ना, तो श्लोक याद करना। बाकी जो बच्चे लेट ज्वाइन किए थे, उनका छूट गया था पीछे का, उनको अब क्या करना है? ऐसे शाम को क्लास होती थी, वो लेट ज्वाइन किया है, एक क्लास का पढ़ते थे, बाकी प्रीवियस एक वीडियो देखते थे, आपको जैसा लगता है। अब आपको क्या करना है? प्रीवियस 3 वीडियो देखकर आपको कोर्स कंप्लीट करना है इन 4-5 दिन की छुट्टी में, ठीक है। वेरी गुड, याद हो गया है, बहुत अच्छा। सुग्रहाणी, सुलोहानी, सुधराणी, सुरूपाणी, सुसमाहित, मुखाग्र, अकरालानी, अकराल होता है, कराल नहीं अकराल, वेरी गुड। सुसमाहितानि यंत्राणि रसलक्ष्मीखानि च सुग्रहाणी, सुधाराणी, सुग्रहाणी, सुमुखानी, बताता हूँ, हो गया, ठीक है, याद हो गया लिखना आपको ना, वेरी गुड। तो शस्त्रों में जो है सुग्रहण, अच्छे से ग्रहण लोहे वाला, अच्छी धार होना चाहिए, ठीक है, अच्छा रूप होना चाहिए, सुसमाहित अच्छे से हाथ में आ जाए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अकराल मतलब उसका शस्त्र अकराल दांत रहित होना चाहिए, शस्त्र संपत्ति गुण। अब इसमें दोष क्या होते हैं ये भी आपको याद करना है। वक्रम, कुंडम, खंडम, खरधारम, अति स्थूल, अति तुच्छ, अति दीर्घ, अति विश्व, इति अष्टो शस्त्र दोषा। अब देखिए जब हमने आपको पढ़ाया था यंत्र का गुण, खरधार जो था क्या था? यंत्र का गुण था। यंत्र का काम क्या होता है? हमको किसी शल्य को पकड़कर निकालना, तो उसकी धार जो है तीक्ष्ण नहीं होनी चाहिए यंत्र की, लेकिन शस्त्र की तो तीक्ष्ण होना चाहिए। शस्त्र का अगर खरधार, खराब धार है, कैंची बहुत खराब है ना, जो हम यूज कर रहे हैं शस्त्र सर्जरी के लिए, अगर वो मोटा है धार में, तो कैसे फेशियल कट नहीं होगा, स्किन कट नहीं होगी, तो वहां उसकी धार खर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आई? यंत्र का गुण होता है और खरधार जो होता है शस्त्र का दोष होता है, ठीक है। फिर वक्र देख लो, वक्र जो है यंत्र का भी दोष है और शस्त्र का भी दोष है, दोनों में, यंत्र एंड शस्त्र दोनों के दोष में आता है वक्र, हाँ ठीक है। क्या होता है? यंत्र दोष, शस्त्र नहीं, खर जो होता है यंत्र का गुण होता है ना, शस्त्र का दोष होता है, ठीक है। और यहाँ से जो टॉपिक है ना, ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, और एक फॉर्मूले के साथ आप याद कर लोगे ना तो कभी भूलोगे ही नहीं। तो ये जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपको 3 से 4 जगह काम आने वाला है। कौन सा फॉर्मूला है? हे ले दे छे, हेले दे छे, हे से हेदन, ले से लेखन, छे से दे से वेथन, छे से छेदन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, तो देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं सर्जरी के, शल्य के, सभी सब्जेक्ट के, जिनको हम बाय हार्ट बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, तो उनको रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने टॉपिक खोला, श्लोक खोला, हाँ मुझे याद है ये वाला, ठीक है। ऐसे हम शास्त्र में पढ़ते हैं वो तार तीन सब लोग का लाल से ग्रह का धातुओं से संबंध और मणियों से संबंध करते हैं ना, वो ठीक है। इस टाइप से टॉपिक आपको अच्छे से याद कर लोगे ना, तो क्या है, थोड़ी पढ़ने में जल्दी जल्दी आसानी हो जाती है, फास्ट रिवीजन होगा। पहले क्या है? मासूरी, पहले पूरी मसूर की दाल की, पूरी मसूर की, उसको हमने काट दिया तो अर्ध मासूरी हो गई, क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, यहाँ पे अर्ध मासूरी तो यहाँ पे मासूरी। उसको याद करने का तरीका क्या है? अगर कोई आधी मसूर होगी तो हम बाद में पूरी तो नहीं बना सकते, उसको कंप्लीट जोड़ नहीं सकते ना, काट तो सकते हैं, मासूरी अर्ध मासूरी। ऐसे ही पहले क्या रहता है? कैश, कैश की, फिर इस बाल को आधे काट दो तो क्या हो जाएगा? अर्ध कैश, अर्ध कैश, ठीक है। मासूरी अर्ध मासूरी, कैश की अर्ध कैश। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? भेदन शस्त्रों का जो धार होती है आगे की, तो मासूरी के समान होती है। भेदन शस्त्र जो होते हैं उसकी जो धार होती है कैश के बराबर, केश के बराबर, ठीक है, बाल के बराबर होती है। बात समझ में आगे? लिख लिए हो सभी लोग? याद हो गया कि नहीं हुआ है? हाँ या ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है। अब बड़े दंत शंकु, ये दोनों शस्त्र अग्रभाग पर कैसे होते हैं? बड़े दंत शंकु अग्रभाग पे नताग्र, नताग्र मतलब पूरे से मुड़े हुए होते हैं। तीक्ष्ण कांटे के समान मुख वाली, यव के नवीन उत्पल पत्र के समान मुख वाली, कैसे समान आकार का मुख वाली, ऐसे 3 प्रकार की एशनी। अब आता है क्वेश्चन के अनुसार एशनी कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की एशनियां होती है। कौन कौन सी एशनी होती है 3 प्रकार की? ये शहद की कौन सी होती है? मैंने कहीं लिखाया होगा, मुझे जैसे याद नहीं आ रहा, बताएगा कोई? तीक्ष्ण कंटक मुखी पहला, यव पत्र मुखी दूसरा, गंडू पदाकार मुखी तीसरा। 3 प्रकार की एशनियां होती है। शहद की दक्षिणावर्त वामावर्त, हाँ 2 तो मुझे याद है, दक्षिणावर्त वामावर्त होती है क्या? अच्छा मृदु करते वो बंधन होती है दक्षिणावर्त वामावर्त, ठीक है। कड़क का लिख लेना, 2 होती है मृदु और कठिन, ठीक
ठीक है, ये आप ही बता रहे हो, मुझे नंबर बस याद है, मुझे लघु कठिन याद नहीं है। ठीक है, इनका 3 है, ईष्ण, अंतकमुखी, न्यौपत्यमुखी और बंधु पदाकारी की 3 प्रकार की ईष्णी बताई। अब शस्त्रों को तेज करने के लिए गर्म क्षार जल और तेल में डुबोते। अब ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है कि शस्त्रों की पालना के लिए निम्न में से कौन कौन से शस्त्रों की पालना के अंतर्गत नहीं आता। 3 ही चीजें आती हैं, तीनों के नाम याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपसे निम्न में से कौन सा नहीं होता है ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो क्षार और जल और तेल, तो देखिए क्षार कैसे बनाते हैं, हम उसमें पानी मिलाकर बनाते हैं, और जल के एकदम अपोजिट क्या होता है, तेल, जल के ऊपर तैरता रहता है ना तेल। तो ये पायनक किसके लिए यूज करते हैं, क्या होता है, शस्त्र रखे रखे कैसे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं उनके हाथ। तो शस्त्रों की धार को तेज करने के लिए हम पायना का उपयोग करते हैं। 3 प्रकार की पायना होती है, क्षार, उदक और तेल। इसमें क्षार पायना किस काम में आती है, अगर क्षार से किसी शस्त्र की धार को तेज किया जाए तो शर शल्य अस्थि छेदने से, अस्थि छेदन के लिए और बाण के शल्य को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। शर मतलब बाण के शल्य को निकालने तथा अस्थि छेदन के लिए, तो यहाँ पर लिख लो अस्थि छाद, अस्थि छाद। अस्थि से क्या बनाते हैं हम, छाती की अस्थियां जो होती है, कैल्शियम होता है, सफेद कलर का होता है, और क्षार भी तो सफेद कलर का दिखाई देता है, तो याद हो जाएगा अस्थि छाद कोड है। तो अस्थियों के छेदन के लिए और शर मतलब बाण के शल्यों को निकालने के लिए। देखो बाण जो होता है वो भी कितना खट्टी जैसा टाइप होता है ना, बाण वैसे याद कर लेना, बाण भी अस्थि जैसा टाइप होता है, कड़क होता है, वैसे ही हम उसके शल्य और अस्थि छेदन में इसका प्रयोग करते हैं। उदक पायना से अगर हम पायना करते हैं तो मांस के छेदन भेदन पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो मांस उदक हमारा कोड बनेगा, क्या कोड बनेगा, मांस उदक, मांस से हो जाएगा मांस, उदक से हो जाएगा उदक पायना। मांस में छेदन भेदन पादन होती है, हमने छेद पढ़ा था ना। में पायना किस काम में आती है, अगर क्षार से किसी शस्त्र की धार को तेज किया जाए तो शर शल्य अस्थि छेदने से, अस्थि छेदन के लिए और बाण के शल्य को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। शर मतलब बाण के शल्य को निकालने तथा अस्थि छेदन के लिए, तो यहाँ पर लिख लो अस्थि छाद, अस्थि छाद। अस्थि से क्या बनाते हैं हम, छाती की अस्थियां जो होती है, कैल्शियम होता है, सफेद कलर का होता है, और क्षार भी तो सफेद कलर का दिखाई देता है, याद हो जाएगा अस्थि छाद कोड है। तो अस्थियों के छेदन के लिए और शर मतलब बाण के शल्यों को निकालने के लिए। देखो बाण जो होता है वो भी कितना खट्टी जैसा टाइप होता है ना, बाण वैसे याद कर लेना, बाण भी अस्थि जैसा टाइप होता है, कड़क होता है, वैसे ही हम उसके शल्य और अस्थि छेदन में इसका प्रयोग करते हैं। उदक पायना से अगर हम पायना करते हैं तो मांस के छेदन भेदन पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो मांस उदक हमारा कोड बनेगा, क्या कोड बनेगा, मांस उदक, मांस से हो जाएगा मांस, उदक से हो जाएगा उदक पायना। मांस में छेदन भेदन पादन होती है, हमने छेदे बद्धनम पढ़ा था ना, इसमें छेदन था भेदन था, तो छेदे बद्धनम से ही आप यहाँ पर याद कर लोगे, छेदन भेदन और पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तेल पायना सिरा व्यधन स्नायु छेदन, तो कैसे याद होगा हमको, तेल हम कहाँ लगाते हैं, सुर में लगाते हैं। अनुशस्त्र जो 14 है उसके अकॉर्डिंग अभी पढ़ने वाले हैं, तो शुद्ध का ही अनुशस्त्र 14 है, बागवती के 17 है, पढ़ने वाले, ये समझ में आ गया भाई ना। तो तेल कहाँ लगाते हैं, सिर में, तो तेल में सिरा वेधन स्नायु छेदन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब शस्त्रों की धार को तेज करने के लिए, और ये तो पायना हो गई ना, पायना क्या होती है, शस्त्र की तक्षणांत, शस्त्र की धार को तीक्ष्ण करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और एक और चीज होती है, 3 चीजें पढ़ेंगे हम शस्त्रों की धार को तेज करने के लिए, एक पायना पढ़नी, दूसरा पढ़ेंगे निशातनी, और तीसरा पढ़ेंगे धार संस्थापना, है ना, अभी आगे जाके पढ़ने वाले ये धार संस्थापना। 3 चीजों से शस्त्रों की धार तीक्ष्ण की जाती है। दूसरा आता है निशातनी, शस्त्रों की धारा को तेज करने के लिए उड़द के रंग की काली खुदरी शिला होती है, शस्त्रों की, इससे हम क्या करते हैं, उसको तेज करते हैं। किस पर करते हैं ये याद करना, निशातनी पर, निशातनी, निषादनाथ, लक्षणानी, मांस वर्णा, उड़द के रंग की खुदरी शिला होती है, काले कलर की शिला होती है। तो आप कैसे याद करोगे, निशा मतलब क्या होती है, रात्रि, रात्रि कैसी होती है, रात्रि में अंधेरा होता है, अंधेरा मतलब कालापन दिखाई देता है, काले कलर की शिला पर करते हैं, तो कैसी होती है, मांस के समान, मांस मतलब उड़द तो काला होता है ना, तो याद हो जाए। धार संस्थापना किस पर करते हैं, शालमणि के फलक पर करते हैं, शस्त्रों की धारा को स्थिर रखने के लिए शालमणि के वृक्ष के फलक का उपयोग करते हैं। अब मुझे बताओ ये तीनों चीजें याद हो गई हैं, क्षार पायना, उदक पायना, तेल पायना करने से क्या फल होता है। दूसरा शालमणि के फलक पर हम क्या करते हैं, धार संस्थापना, और निशा करते हैं मांस वर्ण के फलक पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो निशातनी पर घिसा हुआ शस्त्र रूम काटने में समर्थ हो जाए, इसकी टेस्टिंग कर रही है। जैसे नाई जो होता है, उसकी जो कैंची होती है, क्या पता नहीं, जो बाल निकालता गंजा जिसे करते हैं, मुझे याद नहीं उसका नाम है ना, तो क्या करता है, पहले उसको तीक्ष्ण करता है, फिर खुद के हाथ के बाल काट के देखता है कि भाई तीक्ष्ण हुए कि नहीं। याद है किसी को गांव में ऐसा करते हैं, तो उस पर घिसा हुआ शस्त्र रूम काटने में समर्थ हो जाए, जैसा कि नाई अपने पांव या हाथ के बालों पर हाथ दिए सिरे की बाल काटने के पहले परीक्षा कर लेता है तथा सुसंसित हो उसे शस्त्र प्रमाण अनुसार हाथ में धारण पश्चात शस्त्र करने प्रयुक्त करता है। ठीक है, हाँ उस तरह उसको बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनुशस्त्र। अनुशस्त्र कितने हैं, आदर्श शस्त्र 14 हैं, और वाघभट्टी कितने होते हैं, 17 होते हैं अनुशस्त्र। यंत्र पढ़ लिए थे आप, अब पढ़ने जा रहे हैं हम अनुशस्त्र। अनुशस्त्र में क्या क्या चीज यूज करते हैं, 14 के 14 को नाम याद करना है। क्यों नाम याद करना है, क्योंकि आपको अगर उपयंत्र देगा, अनुशस्त्र देगा, पूछेगा इनमें से कौन से उपयंत्र नहीं है, कौन सा अनुशस्त्र नहीं है, तो अगर आपको अनुशस्त्र याद होगी तो जो बचा हुआ होगा उपयंत्र हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेते हैं, बांस की छाल, स्फटिका, कांच, बिंद, यहाँ पे सवा, पौने 2, 1.5 समझते हो ना, सवा बिंदु, हमने एक बिंदु बनाया था, कैसा बनाया था, सवा आने का बिंदु बनाया था, वो किसका था, कांच का, वो कांच का सवा बिंदु किसका था, कांच का बनाया था। यहाँ से आपको 2, 3, 4 चीजें याद रहेगी, सा से स्फटिका, बा से बांस, बिंदु से हो जाएगा गुरुबिंद, कांच से हो जाएगा कांच। 4 चीजें याद हुई, 4 चीजें आगे जाके काम आने वाली है ना, कुछ एक और चीज से रिलेटेड पूछा जाएगा, सवा बिंदु कांच का बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है, कौन सी कुछ चीजें कॉमन है, एक मिनट, हाँ, उपयंत्र अनुशस्त्र में 5 चीजें कॉमन होती है, क्षार, अग्नि, बाल, नख, अंगुली। क्या, क्षार, अग्नि, नख, बाल, अंगुली, ये 5 चीजें कॉमन होती है ना, इसको भी याद करा देते हैं, उपयंत्र और अनुशस्त्र दोनों में आता है। तो देखो ये हमारी अंगुली है, ये हमारे बाल हैं, इस अंगुली में नख लगा हुआ है,
उंगली रखोगे ना तो बाल, नख, अंगुली तीन ऐसे याद हो जाएगा। और दो सदरी के फेमस कर्म क्षार कर्म और अग्नि कर्म याद हो गया। ठीक है, अब जलौका जो होता है क्या होता है? अनुशस्त्र होता है। अनुशस्त्राणाम जलौका पढ़े हो आचार्य सुश्रुत ने, परिचरक ने अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ किसको बोला है? अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ बोला है जलौका को। ठीक है, समझ में आ गया? अनुशस्त्राणाम जलौका, अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ होता है जलौका। जलौका क्या है? एक अनुशस्त्र है, यंत्र नहीं है, ना ही कोई शस्त्र है, ना ही कोई यंत्र है, अनुशस्त्र होता है जलौका। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल इंग्लिश लेकर आते हैं उसमें जलौका को क्या माना है ना? उपयंत्र माना है, अनुशस्त्र माना है। ठीक है, अब पत्ते याद कर लेते हैं। 3 पत्ते कौन कौन से? एक हर श्रृंगार का पत्ता, एक करीर का पत्ता और एक शाक पत्ता है ना। तो शेफाली का हर श्रृंगार का होता है शेफाली का है ना, शाक पत्र और एक करीर पत्ता। 3 पत्ते होते हैं। याद हो गया सभी को? एक बार रिवीजन करो। सवाबिंदु कांड की 5 चीजें वैसे याद कर ली, बाल, नख, अंगुली, शाक, अग्नि और 3 पत्ते याद कर लिए, तुमको 14 की 14 याद हो गए। ठीक है, अब बालकों के लिए था शस्त्रों से डरने वाले पुरुष के लिए संयोगवश पास में कोई शस्त्र ना हो तो छेदन और भेदन करने के लिए। छेद है, हमने छेद ढेले बेचे पढ़ा था या फिर छेदे वृद्ध नमू पढ़ा था। छेद हमने 1000 पढ़ लिया, मांस के छेदन भेदन पाटन के लिए। अब यहाँ पे फिर से छेद याद कर लो। छेद वृद्ध नमू में छेदन और भेदन कर्म के लिए त्वक सार आदि 4 चीजें सवाबिंदी कांच की क्या है? स्फटिका, बांस, बिंदु और कांच, इनका प्रयोग करते हैं। इसके लिए बालकों के जैसे स्त्री है, वीरू है, राजपुत्र है, उन सभी में हम 4 अनुशस्त्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आहरण छेद छेद तो छेदन और लेखन के छेदन और भेदन के साथ साथ आहरण कर्म में भी और अन्य शक्ति और जो भी कर्म है उसमें हम नख का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है, सबसे ज्यादा कर्म किस अनुशस्त्र के द्वारा किया जाता है? सबसे ज्यादा कर्म हम नख के द्वारा करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ठीक है, अब 4 अन्य जलौका के प्रयोग की विधि आगे ध्यान की जाएगी। जो लोग उत्पन्न होंगे उन तक नित्य में होने वाले विस्तावट। हाँ, गोजीघा शेफाली का शाक पत्र से करना चाहिए। जो हमने 3 पत्ते पढ़े गोजीघा शेफाली का शाक पत्र, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? नेत्रों के वर्त में होने वाले रोगों में विस्तावट के लिए उसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, विस्तावट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस कर्म में एशनी का प्रयोग किया जाता है। एशनी के अभाव में बाल, अंगुली और अंकुरों का प्रयोग करना चाहिए। प्रीवियस ईयर का भी बीएचयू का मैंने आपको लेटेस्ट 2007 का पेपर सॉल्व कराया था, फर्स्ट पार्ट ही, उसमें पूछा था एशनी के अभाव में किसका प्रयोग करोगे? बाल, अंकुर तो था नहीं ऑप्शन में, अंगुली का प्रयोग करते हैं ना। तो एशनी के अभाव में बाल भी कैसे हैं? लंबे हैं एशनी के जैसे, अंगुली भी लंबी होती है, अंकुर का भी। 3 चीजों का प्रयोग करते हैं हम एशनी के अभाव। ठीक है, अब अष्टांग संग्रह ने चतुर्दश अनुशस्त्रों के अतिरिक्त 3 और माने हैं, 17 माने हैं। कौन कौन से? सूर्यकांत त्वकदाह के लिए, तो देखो सूर्य जो होता है इतनी तेज उसकी ऊष्मा होती है, हीट होती, त्वचा का दहन कर देता है, त्वकदाह के लिए। समुद्र फेन लेखन करने के लिए तथा शुष्क गोमय भी लेखन करने के लिए यूज किया जाता है। तो समुद्र और शुष्क गोमय, सूखा गोबर, दोनों के दोनों लेखन में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से 3 अनुशस्त्र का अतिरिक्त वर्णन किया। बुद्धिमान वैद्य शस्त्रों को शुद्ध शक्यास से करण प्राप्त कर्म कोविद ऐसे कर्मांश से बनवावे। ठीक है, प्रयोग से वैद्य से सिद्धि होती नित्यशा। अगर इस प्रकार से वैद्य शस्त्रों का प्रयोग करता है तो उसको सिद्धि अवश्य मिलती है। तस्मात् परिक्रम पूरा प्रणाम रहने सका सत शस्त्र यंत्र आदि के प्रयोग को वाली जाने वाले व्यक्ति को सदा शस्त्र करने या रोगी को ठीक करने में सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा शस्त्र ग्रहण करने में परिचय करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, सभी को अच्छे से याद हो गया? क्लियर? अगला चैप्टर है नवम अध्याय योग्या सूत्री अध्याय। अब यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? सम्यक प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने कहाँ पर किया है? प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास। सारा कुछ पढ़ लिया, यंत्र पढ़ लिया, शस्त्र पढ़ लिया, उसकी प्रत्यक्ष भी तो जरूरी है ना। तो 9 नंबर का चैप्टर है हमारी इंटर्नशिप में हम क्या करते हैं? कर्म अभ्यास करते हैं, है ना। डमी पर करते हैं, अलाबू पर करते हैं, कीड़ा पर करते हैं, सब जगह कर्म अभ्यास किया जाता है। चाहे मॉडर्न साइंस हो, चाहे आयुर्वेदा हो, सभी जगह प्रैक्टिस की जाती है। योग्या सूत्री अध्याय चैप्टर नंबर 9, बहुत छोटा सा चैप्टर है, हिंदी से पूरा पढ़ना है, एक पेज का तो है। योग्य अथवा प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास के लिए पुष्पफल, अलाबू, कालिंगक, प्रपुष, ऐरवारू, कर्तारू आदि पदार्थ छेदन आदि कर्म किया जाता है। छेदन आदि कर्म मतलब यहाँ पे 3 कर्म किए जाते हैं। इस पर छेदन, उत्कर्तन, परिकर्तन लिखिए। छेदन, उत्कर्तन और परिकर्तन। ठीक है, अब देखो छेदन मतलब क्या होता है? एक कर्म का आपको हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। छेदन मतलब होता है काटना, मतलब एक्सीजन, मतलब काटकर अलग कर देना, किसी भी पार्ट को काटकर अलग कर देना छेदन कहलाता है। तो छेदन मतलब काटना, कहाँ काटेंगे? जहाँ पर काट कर खाया जाता है या काट कर सब्जी बनाई जाती है तो वहीं पर करेंगे ना। तो पुष्पफल, कुमड़ा जो होता है आगरे का पेठा जिससे बनता है वो कुमड़ा उसको बोलते हैं, पुष्पफल बोलते हैं। काट कर ही बनाया जाता होगा वो, तो काटने का कर्म अभ्यास इसी पर करेंगे, है ना। अलाबू लौकी की सब्जी बनाते हैं, तरबूज को काटकर खाते हैं, प्रपुष को खीरा को काटकर सैलेड बनाते हैं, ककड़ी को काटकर सैलेड बनाते हैं, कर्तारू आदि बनाते हैं, छेदन, उत्कर्तन, परिकर्तन करते हैं। ठीक है, समझ रहे? हाँ, कुष्मांड बुंदेलखंड में उसको हमारे यहाँ बुंदेलखंडी कुमड़ा बोलते हैं। ठीक है, छेदन, उत्कर्तन, परिकर्तन ही इन्हीं पे सिखा रहे हैं। अब अगला आता है गति मतलब मशक, वस्ती मतलब ब्लैडर और प्रसेवक, चर्म निर्मित भांड आदि को जल और कीचड़ से भरकर भेदन कर्म करें। भेदन मतलब क्या होता है? इंसिजन देना, चीरा लगाना। जैसे इधर अंदर कुछ हो गया था, पस बना हुआ था, तो हमने एक छोटा सा ड्रेनेज करने में वो ठीक नहीं हुआ था, एक चीरा लगाया, भेदन किया, इंसिजन दिया, एक चीरा लगाया, तो वहां से सारी चीजों को निकाल दिया। तो भेदन मतलब होता है चीरा लगाना, इंसिजन देना। वहां पर चीरा लगाओगे, वहीं पर लगाओगे ना जहां पर कुछ इम्प्योरिटी है, अंदर कुछ पस जैसा है, कुछ ब्रेड हमको करना है, वहां पर चीरा लगाएंगे ना तो जल और कीचड़ से भरकर इनको हमने रखे। प्रति एक मशक इतना बड़ा, उसमें हमने कीचड़ भर दिया, हमने सोचा कि इसको हम चीरा लगा के इसको निकाल दें। ऐसे ही बस्ती ब्लैडर एकदम गोल गोल फॉलो स्पेस होता है, उसमें ऑलरेडी जल तो भरा रहता है, पानी भरा रहता है ना, मूत्र। ठीक है, तो वहां पे गति, मशक और चर्म निर्मित कुछ भांड है, उसमें जल और कीचड़ करके चीरा लगा तो कीचड़ को बाहर निकालना। ठीक है, फिर बालदार चमड़े पर लेखन कर्म का अभ्यास करना। बाल मतलब रोम, है ना,
लेखन मतलब क्या होता है? स्क्रैपिंग करना। अब उनको यहाँ पर स्क्रैपिंग करना है, कुछ है ही नहीं तो क्या स्क्रैपिंग करोगे? स्क्रैपिंग कहाँ करोगे? लेखन कर्म कहाँ करोगे? खुरचोगे कहाँ पे? जहाँ पर बाल है, तो एक चमड़ा है, इस पर बाल लगे हुए हैं, तो उसमें हम स्क्रैपिंग करके इस बालों को निकाल देंगे। ठीक है, तो लेखन कर्म का अभ्यास बालदार चमड़ों पर करेंगे। मृत पर पशुओं की सिराओं पर तथा कमल नालों पर क्या करते हैं? वेधन कर्म करते हैं। वेधन मतलब होता है पंक्चरिंग, पंक्चर करना। तो जब आप ब्लड टेस्ट के लिए देते हो ब्लड, कैसे देते हो? यहाँ से निकलवाते हो, यहाँ से निकल और मतलब यहाँ से निकलवा, इस सिराओं को पंक्चर करके हम ब्लड को निकालते हैं। तो याद तो हो गया, पशुओं की सिराओं में, वेल्स में और कमलनाल, क्योंकि जो कमलनाल होती है ना बिल्कुल हमारी वेल्स की तरह होती है, बिल्कुल पतली पतली, बहुत नाजुक सी है ना। तो पशुओं की सिराओं और कमलनालों में पंक्चर करके ब्लड निकालते, वेधन करके निकालते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है घुन लगी नष्ट काष्ठ, बांस, कमलनाल, सूखी हुई कुंभी के मुखों में, कुंभी के मुख में, अलाबू मुख में। यहाँ पर क्या था? ओनली अलाबू था, उस पर अलाबू, अलाबू अकेला आ जाए तो छेदन कर्म करते हैं, अलाबू मुख आ जाए तो वहां पर हम एशन करते हैं। कैसे याद रहेगा? देखिए एशन मतलब क्या होता है? प्रोबिंग करना। प्रोबिंग हम कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पर हॉलो स्पेस हो। जब हम धलंदर की ओपनिंग चेक करते हैं प्रोबिंग के थ्रू, तो धलंदर में ऐसी अंदर ओपनिंग बनी रहती है, उस ओपनिंग में ही तो हम अपना प्रोब अंदर करेंगे ना। तो जहाँ पर हॉलो स्पेस हो, तो घुन लगी लकड़ी जो होती है, काष्ठ होती है, ऊपर से तो हमको दिखती है कि बढ़िया लकड़ी है, लेकिन अंदर से वो पूरी खोखली हो जाती है। जहाँ पर खोखला स्पेस है वहां पर हम एशन करते हैं। ठीक है, बांस जो होता है, सभी ने बांस देखा है कैसा होता है, वो भी हॉलो स्पेस होता है। कमलनाल में भी ऐसी चीज होता है। देखो एक भी मैं आपको बता रही हूँ, सारी चीजें समझाकर याद करा रही हूँ ना, बताइएगा समझ कर याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, वो तुम्बी के मुख में, ये तुम्बी है, इसके मुख में हम एशन करेंगे ना, क्योंकि हॉलो स्पेस। ठीक है, एशन कर्म। अब नेक्स्ट आता है पनस मतलब कटहल, तिंडी फल, लोरी, कुनस, तुंडी और बिल्व फल की मज्जा तथा मृत पशुओं के दांतों पर आहरण कर्म करते हैं। आहरण मतलब होता है एक्सट्रैक्शन, मतलब खींचकर निकालना। इसको खींचकर निकालोगे जिसमें हमको बड़ी मेहनत लगेगी। जैसे पनस, कटहल सभी ने देखा है, कटहल के जो बीज होते हैं इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से उसमें चिपके रहते हैं, उसको निकालने में पसीना छूट जाता है, तो खींचकर निकालना पड़ता है। तो एक कोड याद कर लो, पनस नाम का लड़का है, उसने बिल्ली के दांतों को, बिल्ली के दांतों को खींचकर निकाला। पनस ने बिल्ली के दांतों को खींचकर निकाला, तो पनस से हो जाएगा पनस। बिल्ली से दो चीजें होने वाली हैं, एक बिल्ली हो गया बिल्ली से, और एक बिल्फल मज्जा हो गया। दांत से हो जाएगा मृत पशुओं के दांत, इतनी खतरनाक तरीके से निकालना पड़ता है, और खींचकर निकाला कर्म है, मतलब आहरण किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मुंह, मधुचित से लिपटे हुए सालमली के फलक पर। देखो विस्तावन मतलब होता है ड्रेन। कैसे ड्रेन करोगे? अगर कोई चीज बहेगी वही तो ड्रेन होगा ना। तो एक शालमली का फलक है, इस शालमली का एक फलक लेगा, इसमें हमने मुंह लपेट दिया। इस मुंह को अगर हम भिगाएंगे तो ये बहने लगेगा, तो वही चीज तो है, शालमली के फलक पर मुंह लपेट दो, विस्तावन करो। फिर अगला आता है पतले और मोटे दो वस्त्रों के प्रांत भागों पर। इसको थोड़ा संस्कृत से पढ़िए, है ना, संस्कृत से इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म घन वस्त्रांतरियो मृदु चर्मांत्रियो सीव्यस्य, मतलब वस्त्र है, सूक्ष्म घन दो वस्त्र है, या फिर मृदु कोई मांस है, मृदु चर्म है। बात समझ में आ रही है? दो वस्त्र हैं, ये दो वस्त्र हैं, इनके प्रांत भाग, प्रांत मतलब क्या होता है? किनारा। सीवन करोगे, कपड़ा फटा है तो आप किनारों पर जोड़ोगे कि यहाँ से बीच वाला पार्ट लोगे, यहाँ से बीच वाला और सिल लोगे, ऐसा नहीं सिलोगे ना। प्रांत भागों पर सिलाई लगती है, चाहे वो वस्त्र हो चाहे मृदु मांस हो। मृदु मांस के भी किनारे लेंगे, उसमें हम सीवन कर्म करेंगे। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा याद कराया? क्योंकि अभी मृदु मांस चर्म एक बार और आने वाला है। प्रांत भाग जहाँ आ जाए वहां पर हम सीवन करते हैं। और पुष्टमय पुरुष अंग प्रत्यंग विशेष बंधन कर्म कहाँ करते हैं? एक कपड़े का पुतला बना दो, उस पर हम उसके हाथों पर बंधन कर दो, पैर पर बंधन कर दो। तो बंधन करने की प्रैक्टिस हमें पुतले पर करेंगे ना, कि कैसे हमको बंदेज करना है। ठीक है, तो ये हो गया पतले मोटे दो वस्त्रों के प्रांत भाग और कोमल चमड़े के प्रांत भागों पर सीवन या वस्त्र या मिट्टी से बनाए हुए पुतलों के अंग प्रत्यंगों पर बंधन करते हैं। और मृदु मांस खंडों पर अग्नि कर्म और क्षार कर्म करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ? मृदु मांस खंडों पर अग्नि और क्षार कर्म लिखा है। मृदु मांस नहीं, यहाँ पर मृदु मांस खंडों पर अग्नि और क्षार कर्म करते हैं। याद कैसे रहेगा? जब हम क्षार अग्नि कर्म करते हैं तो बॉडी पर ऐसे निशान बन जाते हैं। अग्नि कर्म बनते हैं, क्षार कर्म नहीं बनते हैं ना। तो याद करिएगा कि अग्नि कर्म में खंड खंड हो जाती है बॉडी, ऐसी खंड खंड से बन जाती है। तो मृदु मांस खंड आ जाए तो अग्नि क्षार, प्रांत भाग आ जाए तो क्या करना है? सीवन करना है। देखो लास्ट, मृदु चर्म मांस पेशी उत्पन्न नाल, मृदु चर्म है, मांस पेशी है, उत्पन्न नाल है, इसमें हम क्या करेंगे? कर्ण संधि बंधन करेंगे। कर्ण संधि बंधन, मृदु मांस मांसपेशी उत्पन्न नाल, याद हो गया? बस ये मृदु मृदु कंफ्यूज कर रहा था, हमने कोड बनाकर तीन चीजें याद कर ली। अगर मृदु मांस के साथ प्रांत भाग दे दे तो सीवन करना है, मृदु मांस के साथ खंड दे दे तो अग्नि क्षार, उत्पन्न नाल दे दे तो कर्ण संधि बंधन किया जाता है। अब जो कर्ण संधि बंधन है ना, सॉरी उत्पन्न नाल तीन जगह देखिए। अब एक और बचा हमारा उदक पूर्ण खड़ा, ये पांच शोध में हमने क्या पढ़ा था? उदक वाला कुछ पढ़ा था, बेसन पर क्या पढ़े थे? मृदु पशु, मृत पशु शिरा उत्पन्न नाल, नहीं नहीं, द्रति वस्ती प्रवेशक उदक पंख, उदक पूर्ण पंख, मतलब जो वस्ती है ना, हाँ, वसत वस्ती और प्रवेशक चर्म निर्मित भांड में जल और कीचड़ भर के उसमें हम भेदन कर्म करते हैं। लेकिन पार्श्व शोथ आ जाए, क्या पार्श्व आ जाए? जल भरे हुए घड़े के पार्श्व छिद्र में और तुम्बी के मुख में आदि में नेत्र, मतलब वस्ती नेत्र का प्रवेश, वस्ती कर्म, गण वस्ती कर्म करना चाहिए। तीन चीजें करते हैं, कहाँ कहाँ तीन चीजें करते हैं? पंक्ति से पढ़ो। उदक पूर्ण खड़ा के पार्श्व में और अलाबु मुख में। अलाबु मुख में क्या करते हैं? सॉरी, अलाबु मुख आदि में हम नेत्र प्रणिधान, वस्ती, गण वस्ती पीड़न आदि कर्म करते हैं। वस्ती को प्रवेश कहाँ करते हैं? एनस में करते हैं, वस्ती देते हैं। तो यहाँ पर भी हमको क्या होना चाहिए? एक सोर्स होना चाहिए जहाँ से हमको प्रवेश कराते हैं। तो देखिए तीन क्वेश्चन बनता है। एक अलाबू में छेदन करते हैं, शुष्क अलाबू, शुष्क अलाबू मुख में क्या करते हैं? हम एसन कर्म करते हैं। केवल अलाबू मुख आ जाए, ओनली अलाबू मुख में हम क्या करते हैं? नेत्र वस्ती का प्रवेश करते हैं। तो जितनी चीजें मैंने पढ़ा दी आपको सारी याद हो गई हैं।
अभी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। अधिक बुद्धिमान छात्र उक्त प्रकार के उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं का योग्यता का अभ्यास करता है और सत्य कर्म करने के लिए मुझे इसलिए सत्य सारणी क्रम में कौशल शर्तवत छात्र जहाँ पर जिस कार्य की सुगमता देखे उसी पर उस कार्य का पूर्णतः संपादन करे। अब 2-4 आज क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर मुझे समझ में आएगा कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। पनस बिंदी फल बिनु फल मज्जा पर कौन सा कर्म करते हैं? रोमियों के चमड़े पर कौन सा कर्म करते हैं? सूक्ष्म खंडों वस्तुओं के प्रांत भागों पर क्या करते हैं? मृतिका या वस्त्रों से बने व्यक्ति के पुतले पर, मृदु मांसखंडों पर, मृदु चर्म मांसपेशियों और कमल नालों पर, प्रति मशक वस्ती और कीचड़ में भांड में जल कीचड़ भरकर क्या करते हैं? कुछ फल अलाबु कालिंदा कुछ केरबाबू पर क्या करते हैं? जितने क्वेश्चन मैंने पूछे सब कुछ बने, लास्ट में ये भी बताओ सभी बच्चों से बन पा रहे हैं। और एक और चीज, कमल नाल पर 3 कर्म करते हैं, कमल नाल पर ए बी और सी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो संहिता में जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे चरण में बहुत सारे श्लोक रहते थे, कुछ तो अपन छोड़ देते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं रहते, लेकिन जैसे संहिता में ऐसी चीजें हम ज्यादातर देखने को नहीं मिलती कि कुछ छोड़ना पड़े, सारे के सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, तो ए फॉर हो जाएगा एषण, बी फॉर वेधन, सी फॉर कर्ण संधि बंधन। ए फॉर एषण, बी फॉर वेधन, सी फॉर कर्ण संधि बंधन। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना सुश्रुत संहिता। चलिए 10th चैप्टर में 2 श्लोक पढ़ना है, कंप्लीट कर लेते हैं। ऋषिखानु प्रवेशनीय नाम पूछा जाता है चैप्टर का। ऋषिखानु प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास तो हमारा योग्या सूत्री हो गया। ऋषिखानु प्रवेशनी का मतलब होता है कि आपने देखो इंटरशिप की प्रैक्टिस कर ली, प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास योग्या सूत्री में। अब आप अपना खुद का क्लिनिक डालोगे। ऋषिखानु प्रवेशनी मतलब कर्म मार्ग। अब आप अपना क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस नहीं, अपना खुद का क्लिनिक, है ना, क्लिनिक डालोगे। उसको हम क्या बोलते हैं? ऋषिखानु प्रवेशनी। ऋषिखानु अध्याय का व्याख्या भगवान मंत्री ने कहा है कर्म मार्ग से गुरु के मुख से शब्द को शास्त्र को पढ़े हुए यंत्र तंत्र ये नहीं पढ़ना है ना। तो ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लेना, वो एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप रीड करोगे। अब ये प्रॉब्लम क्या हो गई है, पेज नंबर 20 का गायब हो गया है स्कैन करते टाइम, तो आप अपनी बुक से मिला लो 42 नंबर का जो पेज है, ऊपर ऊपर श्लोक लिखा है 4th नंबर का, ऊपर ही है ना, 4th नंबर का श्लोक है। उसमें क्या लिखा है? सत्तु ना सम्यक षड्विदोहि योगाणां विज्ञानो उपायः पंचवी सूत्राभिः प्रश्नेन च इति मिल गया। रोग परीक्षा चाहिए, षड्विध रोग परीक्षा किसने बताई है? आचार्य सुश्रुत ने बताई है ना। षड्विध रोग परीक्षा या रोग के जानने के 6 उपाय कौन कौन से हैं? पंचेंद्रिय प्लस प्रश्न परीक्षा। पंचेंद्रिय से कौन कौन सी होती है? श्रोत्र, नेत्र, नासिका, जिह्वा और त्वचा, और प्लस प्रश्न परीक्षा। ये 6 के 6 रोग को जानने के लिए षड्विध परीक्षा के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। षड्विध परीक्षा जो है रोग के ज्ञान की परीक्षा है। और दशविध परीक्षा बताएं आचार्य चरक की दशविध परीक्षा किसकी परीक्षा है? ये रोगी की परीक्षा है, रोगी की परीक्षा। जैसा प्रकृति, विकृति, सार, संगणन, प्रमाण, साध्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, वय शक्ति, ये जो है इसे हम रोगी की परीक्षा करते हैं, ना कि रोगी की परीक्षा। ठीक है, और 3 प्रकार की परीक्षा, त्रिविध परीक्षा भी आप पढ़ते हो, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न की, ये भी रोगी की परीक्षा। रोगी की केवल एक ही परीक्षा है, ये सब रोगी की परीक्षा में आता है। ठीक है, फिर उसके नीचे अगला श्लोक है, आदत होगी ना यहाँ पे पढ़ा देते बहुत अजीब सा लगता है। अभी एक पेज स्टेप नहीं हो पाया ना, पिछली बार ऐसे पढ़ाया था। 5th नंबर का जो श्लोक गद्य है उसमें देखो बीचों बीच लिखा है, बीचों बीच क्या शुरू से पढ़ लो। हाँ बिल्कुल, दशविध परीक्षा चरक की है, त्रिविध परीक्षा भागवत में बताई है, सांग हृदय वो चरक की भी है, भागवत की है, तो चरक की है, लेकिन चरक की व्रण के संदर्भ में, व्रण के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रोगी के संदर्भ में नहीं, व्रण के संदर्भ में। ठीक है, तो श्रोत इंद्रिय से जानने योग्य विशेष बातों का वर्णन व्रण श्राव ज्ञानी अध्याय में किया जाएगा, जैसा कि वहां कहा है कि फेनुक रक्त में गति पैदा करने वाला वायु निकलता है, शब्द पैदा करता है ज्ञान। स्पर्श इंद्रिय से शीत उष्ण, स्पर्श इंद्रिय से हम क्या करते हैं? शीत उष्ण लक्षण कर्कश मृदु कठिन आदि स्पर्श को ज्ञान करते हैं। और नेत्र इंद्रिय वाला किला इंपॉर्टेंट है, नेत्र इंद्रिय के द्वारा, ये क्वेश्चन एक बार कोई एग्जाम में पूछा था, मुझसे नहीं बना था। नेत्र इंद्रिय के द्वारा शरीर की वृद्धि, रास, आयु के लक्षण, बल, वर्ण, विकार आदि का ज्ञान करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था, आज के योग रखना था। क्वेश्चन ये पूछा था कि शरीर की वृद्धि और घात, आयु के लक्षण पूछा कि आयु के लक्षण की परीक्षा किस इंद्रिय के द्वारा? शरीर की वृद्धि है, व्यक्ति मोटा है, व्यक्ति दुबला है, काय से पता चलेगा? स्पर्श करके पता नहीं चलेगा, हमको देखकर पता चलेगा, अपने नेत्र से डायरेक्ट उसको देखिए, तो नेत्र के द्वारा पता चलेगा। आयु के लक्षण अभी नेत्र के द्वारा चलेगा, क्यों चलेगा? जब हम सुश्रुत सूत्रस्थान 35 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पर आयु की परीक्षा पढ़ेंगे, है ना। 3 आयु, मध्यम आयु, उत्तम आयु। व्यक्ति अगर कान पर बाल दिख रहे हैं तो कौन सी आयु का है? व्यक्ति की नाक अगर स्वाभाविक स्थान से ऊंची है, उसकी आयु मध्यम होगी, हीन होगी, तो ये देखकर पता चलता है। और बल वर्ण तो देखकर ही पता चलेगा, तो ये पॉइंट स्पेशली अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब उसके 1-2 लाइन नीचे लिखा है उसी गद्य में, प्रश्न के द्वारा क्या पूछना है उससे? प्रश्न के द्वारा देश, काल, जाति, साध, रोग की उत्पत्ति, वेदना का आधिक्य, बल, अंतराग्नि, अंडरलाइन कर लो, अंतराग्नि की परीक्षा प्रश्न के द्वारा की जाती है कि आपकी अग्नि कितनी तीव्र है, कितनी रोटी खाते हो, कितनी देर में पच जाता है, तो प्रश्न पूछोगे ना, तो अंतराग्नि, है ना। वात मूत्र मल का होना ना होना, काल प्रकाश, रोग कब उत्पन्न हुआ, ये सारी चीजें हम प्रश्न के द्वारा पूछते हैं। ठीक, अब आ जाइए अगला 7th नंबर का श्लोक। क्या दृष्टि पंच या योग परीक्षा ना भी है, रोगी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। परिसंवत्सरा विकाराणाम प्रायशो वर्जयेत्, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस आचार्य ने और कहां पर बोला है कि 1 वर्ष पुराने जो रोग होते हैं वो असाध्य होते हैं। परिसंवत्सर मतलब 1 वर्ष पुराने रोग हैं, असाध्य होते हैं, आचार्य सुश्रुत ने सूत्रस्थान के 10वें चैप्टर में कहा है। ठीक है, अब लास्ट का और पढ़ते हैं। उत्तर साध्य साध रोगों में निम्न व्यक्तियों की साध्य व्याधि प्रायः किससे होती है? जैसे वेद पाठी, राजा, स्त्री
बाल वृद्ध डरपोक, है ना, यारी छिपाने वाला, दरिद्री कंजूस, क्रूर करने वाला, पुण्यात्मा, घटित चाहकर मनमाना काम करने वाला, अनाथ इनके साथ भी कष्ट साथ मिलाकर विचार करके वैध रोगों की चिकित्सा प्रारंभ करे और धर्म अर्थ काम यश को प्राप्त करे। धर्म अर्थ काम और यश की प्राप्ति किससे होगी? उत्तम चिकित्सा से। धर्म अर्थ काम और यश, धर्म अर्थ काम मोक्ष सात चतुष्ट है। अगर वहां पे मोक्ष की जगह यश लगा दे, क्या हो जाएगा? चिकित्सा में सिद्धि। अब और भी कहा है, स्त्रियों के साथ एक आसन पर नहीं बैठे, पास में सटकर ना बैठे। अब तो इसके बगैर काम नहीं चल रहा है ना, तो स्त्रियों के साथ एक आसन पर नहीं बैठे, उनके साथ रहना, हंसी मजाक करना वर्जित है। वैद्यों के द्वारा अन्य के अतिरिक्त उनसे दी हुई किसी अन्य वस्तु, रुपए, वस्त्र आदि को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने 7, 8, 9 और 10 नंबर चैप्टर कंप्लीट कर दिया। मॉर्निंग में बड़ा अच्छा लगता है क्या इवनिंग में? मॉर्निंग में ज्यादा, हाँ, शाम को जो आप 2 घंटे क्लास के लिए देते थे ना, उस टाइम पे आपको ऐसी चीजें निकालना है जो आपने पढ़ा नहीं था, मतलब प्रीवियस जो बच्चे छूट गए थे उनका पढ़ना, वो आपको 2 घंटे में वो लेक्चर कंप्लीट करना। बाकी आप दिन भर तो टाइम टेबल से पढ़ ही रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे जो लगता है ना वो आप करा करो, क्योंकि हमने आपको कई बार बता दिया कि टाइम टेबल मेंटेन करके ही पढ़ना है। ठीक है, चार पाक विधि क्या है? अभी दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इतने कम लोग क्यों ऑनलाइन है? पचनम पाका विधि अवचारणम क्षारस्य पाक विधि यत्र तम क्षार पाक विधि, मतलब क्षार का पाक तैयार करने की विधि मिस यू अलॉट चल रही है। शायद 2 स्लॉट हमारे मिस हो गए हैं ना, कल होगी। ओके, ठीक है, बिल्कुल। तो क्षार का उपयोग करने की विधि, तो यहाँ पे क्षार कैसे तैयार किया जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चरक संहिता में क्या होता है, बहुत सारे गद्य होते हैं जिनमें हम कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़ते हैं, जो श्लोका होते हैं उनमें से हम सारी चीजें करते हैं ना, वहाँ पे कुछ ये छूट देते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन सुश्रुत संहिता में क्या है, छोटे छोटे श्लोक है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट, कुछ भी चीज हमको छोड़ना नहीं है। हाँ, तीनों सेशन एक साथ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि फिर हमारी टेस्ट सीरीज में लिंक टूट जाएगी ना, उसी के हिसाब से हमको करना है। ठीक है, चलो, श्लोक नंबर 3 है, शस्त्र अनुशस्त्रेभ्यः क्षारा प्रधानतमः छेद्यं भेद्यं लेख्यं करणात् दोषघ्नत्वात् विशेष क्रिया अवचारणात्। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षार कौन से दोष को हरता है, तो क्षार तीनों दोष को हरता है। हमको क्या लगता है कि क्षार उष्ण तीक्ष्ण होता है तो पित्त को प्रकोपित करता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। क्षार क्या करता है, तीनों दोष को हरने वाला होता है। दूसरा चीज, शस्त्र अनुशस्त्र में क्षार प्रधान है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शस्त्र में अनुशस्त्र में श्रेष्ठ कौन है, तो क्षार है। आपसे अगर पूछा जाएगा अनुशस्त्राणाम, अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ कौन है, आपका आंसर क्या होगा? जलौका। ये किसने बोला है? चरक, सुश्रुत ने नहीं बोला, किसने बोला है? आचार्य चरक ने बोला है। कहाँ बोला है? अग्रय में बोला है ना। तो केवल अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ पूछा जाए तो जलौका है, शस्त्र अनुशस्त्र दोनों में पूछा जाए तो श्रेष्ठ क्या होता है? क्षार होता है। फिर देखो, पहला क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है। क्या बन जाता है? कौन कौन से काम करता है? छेदन, भेदन, लेखन आदि काम करता है। मैंने आपको ढेले बेचे याद करवाया था, क्या छेले मत याद करवाया था? याद है ना, तो आप तो वैसे याद करो। ढेले बेचे, मासुरी, अर्धमासुरी, कैशिकी, अर्धकैशिकी याद कराया था कि नहीं? ढेले बे छे याद कराया था, केवल वे पर क्रॉस कर लो, बाकी भेदन, लेखन, छेदन तीनों काम करता है। और आपसे एक और चीज बोला था, ये जो ढेले बेचे है ना, कई बार हमको काम आने वाला है, तो दूसरी बार यहाँ पर काम आ गया। ठीक है, तो वेधन कर्म नहीं करता, बाकी छेदन, भेदन और लेखन तीनों काम करने वाला। तो एक श्लोक से हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, अब जिस विषम स्थान में शस्त्र कार्य ना हो, हाँ, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विमर्श में से कि जहां पर हम शस्त्र अनुशस्त्र से काम नहीं कर, अब जिस विषम स्थान में शस्त्र कार्य ना हो, हाँ, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विमर्श में से कि जहां पर हम शस्त्र अनुशस्त्र से काम नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां पर हम क्षार का प्रयोग करते हैं। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो क्षार होता है वो सौम्य होता है, मतलब शीतल होता है, फिर भी ये छेदन भेदन का काम कैसे करता है, फिर भी ये हम रक्त पित्त में यूज क्यों नहीं करते? रक्त पित्त तो उष्ण वाला होता है, तो हम इसको क्षार को प्रयोग करना चाहिए, तो उसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है ना, वो चीज हम आगे जाके इस श्लोक के विमर्श में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी त्रिदोष और सौम्य होकर भी ये दहन पाचन धारण करता है। ये यहाँ से एसएसआर रीजनिंग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्षार कैसा होता है। पहला कथन सौम्य होता है, दूसरा क्षार दहन पाचन धारण करता है। तो दोनों कथन सत्य है कि असत्य? बिल्कुल सत्य है ना, लेकिन ये प्रॉपर रीजनिंग नहीं है। प्रॉपर रीजनिंग क्या होगी? क्योंकि क्षार जो होता है आग्नेय औषधियों से निर्मित होता है, इस कारण से दहन पाचन और धारण करता है। 2 पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं, पहला ए कथन, बी कथन, और उसके जो ऑप्शन रहते हैं ए और डी दोनों सत्य है। हाँ, ए और बी कैसे हैं? दोनों सत्य है। ए और बी सत्य तो है, और बी जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने अभी कथन आपको बोला था कि क्षार कैसा होता है? सौम्य होता है, बिल्कुल सही। क्षार जो होता है दहन पाचन धारण करता है। आपसे पूछा जाएगा कि कथन जो बी है ए का सही स्पष्टीकरण दे रहा है, या फिर ये ए कथन बन जाता, ये वाला बी बन जाता, तो आपसे ऐसा पूछ लेता कि क्षार दहन पाचन करता है, क्योंकि क्षार सौम्य होता है। कथन दोनों सत्य है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन सही कब होता कि क्षार दहन पाचन धारण का काम करता है, क्योंकि क्षार जो होता है आग्नेय औषधियों से निर्मित होता है, इस कारण से वो दहन पाचन और धारण करता है। हाँ, तो शुद्ध है ये, मतलब आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, शुद्ध का ही मत है, नीचे वाले श्लोक में पढ़ेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं ना? आपको मैं क्वेश्चन भी समझा रही हूँ कि कथन दोनों सत्य होने के बाद भी कभी-कभी स्पष्टीकरण सही नहीं होता। स्पष्टीकरण सही कब होता है? जो प्रॉपर रीजनिंग उसका दे। इसको बताइए, आपको समझ आ गया? आगे होकर भी ये रक्तपित्त और अर्श में हितकारी होता है ना। ये निषेध में भी कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। क्षरण या क्षरण होकर ही कार्य होता है, ऐसा यहाँ पर बताया। ठीक है, अब तो शुद्ध का ही देख रहे हैं ना। दूसरा, हाँ, तथ्य शरणार्थ क्षरणाद्वाशारा। अब यहाँ पर ये नियुक्ति आती है ना, नियुक्ति उत्पत्ति टाइप की। इस आचार्य का कथन है, तो ये है दूषित मांस आदि के क्षरण मतलब काटने से, अथवा त्वचा मांस आदि का क्षरण मतलब हिंसन करने से इसको क्षार कहते हैं। और चित्वा चित्वा आश्यात क्षारा क्षरत्वाद इति क्षारः, ये किसका रेफरेंस है? कोई मुझे बताएगा? चित्वा चित्वा आश्यात क्षारः क्षरत्वाद क्षार्यतः यतः लिखना है आपको। हाँ, बिल्कुल, चरक संहिता चिकित्सा स्थान 5 गुल्म चिकित्सा का है। बिल्कुल सही, वेरी गुड, लिख लो यहाँ पे गुल्म चिकित्सा का है। चित्वा चित्वा करके आप लिख लो, है ना।
फिर बाकी आपको श्लोक बाद में लिखना है। डिफरेंस ये भी पूछा जाता है, चरक जी ने क्षार की नियुक्ति कहाँ बताई है? स्थान के 5वें चैप्टर में। नाना औषधि समवायात दोष अपना, क्षार में बहुत सारी औषधियों का समवाय होता है, इस कारण से ये पहला क्वेश्चन बनता है, तीनों दोष को करता है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, क्षार कैसा होता है? शुक्लत्वाद सौम्य, शुक्ल होने के कारण ये सौम्य भी होता है। ठीक है, शुक्ल होता है ना, इस कारण से सौम्य भी होता है। सत्य सौम्य साभी सतो दहन पाचन धारण आदि शक्ति, ये सौम्य होने के बाद भी दहन पाचन धारण आदि काम करता है। क्यों करता है? यही रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पे विमर्श में हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये दहन पाचन धारण इसलिए करता है क्योंकि खलवाद में औषधि गुण भविष्यत्वाद, इसका जो संस्कार होता है या जिससे ये तैयार किया जाता है उसमें जो औषधियां होती हैं उष्ण होती है ना। ये कैसा होता है? कटु रसप्रधान होता है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, इस कारण से पाचन विलयन, शोधन, रोपण, शोषण, है ना, लेखन आदि काम करने वाला होता है। कुष्ठ विष मेद आदि में यूज किया जाता है, पुंसकता को नष्ट करता है, मतलब नपुंसकता लाता है। अगर इसका हम अति मात्रा में सेवन करें तो नपुंसकता लाता है। जहां पर मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा, आप वहां पर आर लिख लिया करो ना, सौम्य होता है फिर भी दहन पाचन धारण क्यों करता है? ये रीजनिंग क्वेश्चन है। क्यों करता है? क्योंकि ये अग्नि औषधियों से सिद्ध किया जाता है या उसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना। दुविधा, दो प्रकार का होता है क्षार। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक प्रतिसारणी, एक पानी। प्रतिसारणी मतलब ऊपर से हम जो अप्लाई करते हैं वो, और पानी मतलब जिसको हम पीते हैं। क्या बोल रहे हैं? डिमांड फर्स्ट में भी हाँ, अति मात्रा में सेवनी विषय क्षारोल लवण का, हाँ जरा डिमांड फर्स्ट में ऐसा बताया। अष्टांग संग्रह का रेफरेंस पूछा जाता है, इन्होंने भी दो ही प्रकार का बताया लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया। बहिर्परिमार्जन जिसको हम प्रतिसारणी बोल सकते हैं, और अंतःपरिमार्जन जिसको हम पीते हैं, मतलब इसको हम पानी बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने नाम चेंज कर दिया, है ना। बहिर्परिमार्जन, अंतःपरिमार्जन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्रतिसारणी पानी जो हमने क्षार पढ़ा है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो प्रतिसारणी का हम प्रयोग वहां करेंगे जहां पर हमको ऊपर से छिड़क कर काम करना हो। जैसे सुपरफिशियल जो रोग है उनमें हम प्रतिसारणी का, और जो आभ्यंतर रोग है जैसे उदर रोग है, गुल्म है ना, जो इंटरनल है जिनको पीकर ही ठीक किया जा सकता है, तो इंटरनल रोगों में हम पानी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कुष्ठ, कृत्रिम, दद्रु, मंडल, क्लास, हिंदी से पढ़ लो या संस्कृत से, दोनों में सेम लिखा है, सेम मतलब हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना दोनों में। तो कुछ सुपरफिशियल दिखता है, स्किन खराब हो गई है, कृत्रिम ऊपर से दिखाई देते हैं, सारे त्वचा के रोग हैं, त्वचा के रोग ऊपर से हमको दिखाई देते हैं, तो प्रतिसारणी का प्रयोग करें। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, निम्न में से कहाँ पर प्रतिसारणी का प्रयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है? तो सब कुछ याद होना चाहिए, बगैर कोड के हम याद करेंगे। ठीक है, कृत्रिम, दद्रु ऊपर से दिख रहा है, मंडल चकत्ते ऊपर से हो गए हैं, क्लास ऊपर से दिखाई दे रहा है। ठीक है, भगंदर, पहले कॉमन चीज याद कर लो। पानी प्रतिसारणी में तीन चीजें कॉमन है, कभी कभी में हम प्रतिसारणी का प्रयोग करते हैं और पानी का भी करते हैं। ए फॉर क्या हो जाएगा? क्रमी, ए फॉर क्या होगा? अर्श, पानी प्रतिसारणी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और वी आई से क्या हो जाएगा? विष। ये तीन रोग ऐसे आने वाले हैं जिनमें दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसको हमने कभी से याद रखा है। भगंदर, देखो यहाँ पर अर्श तो दोनों में है लेकिन भगंदर एक ही जगह है। याद कैसे करोगे? आप बोलोगे मैडम भगंदर की जो ओपनिंग है वो तो अंदर अंदर रहती है, लेकिन हम उसको पिएंगे तो पेट में जाएगा, लेकिन भगंदर तक कैसे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना। तो भगंदर की फिस्टुला की ओपनिंग हम बाहर से देखते हैं, तो बाहर से ही क्षार कर्म कर देते हैं। तो याद रहेगा इसमें प्रतिसारणी क्षार का प्रयोग किया जा रहा है। अर्बुद, बाहर से नोड्यूल दिखाई देता है। ठीक है, अर्श हो गया। दुष्ट व्रण, दुष्ट व्रण, व्रण ऊपर से दिखाई देता है कि दूषित हो गया, तो उस व्रण में हम क्षार को छिड़क के उसको ठीक कर लेंगे। नाड़ी, ठीक है, चक ऊपर से दिखता है। तिल काला दही पर तिल हो जाए, मस्से हो जाए, उसका ही प्रयोग करेंगे। न्यक्ष है, व्यंग है, मशक है, बाह वित्रति यहाँ पर है, आभ्यंतर आगे जाके आएगी। क्रमी, विष, पल्ली है, क्रमी, विष और अर्श दोनों में कॉमन है ना। उपदेशते, सप्तशु चमक, 7 प्रकार के मुख रोग। ठीक है ना, कौन कौन से? उपजीविका, जिभा के ऊपर जिभा है, क्षार रखे, एक को नष्ट कर दो। ठीक है, अधिजीविका, उपकुश, दंत वैदर्भ और स्त्री रोगी, तीनों प्रकार की रोगिणी। इस प्रकार से 7 प्रकार के मुख रोगों में प्रयोग किया जाता है। अभी आपने पढ़ लिया, जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली बनेगा, है ना, क्योंकि हमने समझ कर पढ़ा, याद हमने रटा नहीं। ठीक है, अगला आता है पानी क्षार। तो पानी क्षार का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? गर्भ, गुल्म, गर्विश। गर्विश क्या होता है? हमने विष का पान किया है तो ऊपर से कहीं पेट पर लगा लेंगे तो क्या अंदर जाएगा? क्षार नहीं जाएगा, तो प्रतिसारणी का प्रयोग नहीं कर सकते, हमको क्षार को पीना पड़ेगा, है ना। उदर रोग में अग्नि, अंदर की अग्नि मंद है, पेट के ऊपर लगा लोगे प्रतिसारणी को काम नहीं करेगा, पीना पड़ेगा, है ना। अजीर्ण है, अरुचक, काना, शर्करा, अश्मरी, शर्करा अश्मरी अंदर ही होता है, इसको पीकर ही नष्ट किया जाएगा। आभ्यंतर वित्रति, क्रमी, विष, अर्श, ये दोनों तीनों कॉमन है, बाकी बहुत कम है इसमें तो। ठीक है, याद हो गया सभी को। अब कहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं? या सॉरी, निषेध है जो हमने दिमाग में पढ़ा था ना, वो किसी और आचार्य का है, मतलब अकेला इतना, बाकी पाचन दहन वाला तो सुश्रुत ही है। ये रक्त पित्त में भी हितकारी है, सुश्रुत नहीं है। सुश्रुत जी ने तो रक्त पित्त में निषेध बोला है ना, इसलिए मैंने आपको बोला था निषेध पढ़ाऊंगी तब उसको ध्यान रखना, विमर्श से याद मत करना। ठीक है, तो निषेध कहाँ कहाँ होता है? नहीं, उष्ण होता है तो रक्त पित्त में प्रयोग तो कर ही नहीं सकते हैं। ज्वर, ज्वर भी जो होता है कहाँ से? पित्त स्थान समझ लो, आमाशय से उत्पन्न होता है, शाखाओं में पित्त को फेंका जाता है, मतलब यहाँ पर भी पित्त का ही रोल होता है, तो वहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे। पित्त प्रकृति, और ये बालक, वृद्ध, दुर्बल स्त्री वगैरह है, इनमें तो कोई भी उष्ण चीज का प्रयोग ही नहीं करते। भ्रम, मद, मूर्छा, चक्कर वक्कर व्यक्ति को कब आता है? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो सब चक्कर आता है, इसमें उष्ण तीक्ष्ण चीजों का हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्षार कैसा होता है? उष्ण तीक्ष्ण भी होता है, सौम्य भी होता है, मतलब दोनों चीजें हैं। वर्ण में श्वेत होने से सौम्य है, किंतु सौम्य स्वभाव का होते हुए भी इसकी दहन पचन धारण शक्ति है, और वीर में उष्ण है। बात समझ रहे हो? इसका कलर कैसा होता है? श्वेत कलर का, तो सौम्य है, एकदम शीतल नहीं है। ठीक है, और वीर में कैसा है? उष्ण में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि क्षार अकेला शीतल है या क्षार अकेला उष्ण, ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, आप नहीं करना है ना, दोनों प्रकार के गुण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो पित्त प्रकृति, भ्रम, मद, मूर्छा गर्मी के कारण आते हैं जिन रोग में, तो यह पानी क्षार के अहितकारी, पानी क्षार का प्रयोग नहीं करना। ये पानी क्षार को इधर अर्थात प्रतिष्ठानी क्षार की तरह औषधियों को जलाकर चुहा के बना ले, चाहे इसके निर्माण का विधि आगे गुण मध्यान्ह कही। तो यहाँ पर पानी क्षार को प्रतिसारणी क्षार की तरह बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन इसकी विधि का वर्णन यहाँ पर नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रतिसारणी क्षार की बनाने की विधि पढ़ेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पानी क्षार की बनाने की विधि का विस्तृत वर्णन किसने किया? ये बताओ मुझे। तो शुरू में यहाँ पे प्रतिसारणी का तो कर दिया, लेकिन उन्होंने गुण मध्यान्ह में भी ज्यादा डिटेल नहीं बताया। पानी क्षार की विधि का सबसे ज्यादा विस्तार किसने किया है? कोई बता सकता है? कभी पढ़ाया होगा मैंने, सबसे दत्त में है क्या? हाँ, वेरी गुड, मुझे थोड़ा सा डाउट था कि मैं सही
सही उनकी नहीं, पानी क्षार की बनाने की विस्तृत विधि का वर्णन चक्रदत्त में मिलता है आपको, ठीक है। चलिए, पिस्टो विधु मधु मध्य तीक्ष्ण जो प्रतिसारी क्षार होता है वो 3 प्रकार का होता है, मधु मध्य तीक्ष्ण, ठीक है। तो मधु मध्य तीक्ष्ण क्षार कैसे बनाया जाता है, इसको पढ़ने के बाद मात्रा याद कर लेंगे। कई बार प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है मात्राओं का। तो प्रतिसारी क्षार 3 तरह का होता है, मधु मध्यम और तीक्ष्ण क्षार को बनाने के सवाल आता है शरद ऋतु में। कौन सी ऋतु में? पहला क्वेश्चन, शरद ऋतु में। जलौका का संग्रह भी कहाँ करते हैं? शरद ऋतु में करते हैं, लिख लो, जलौका का संग्रह भी किया जाता है। उत्तम दिन जानकर पवित्र उनको उपवास करके पर्वत के शाम के प्रत्यक्ष भूमि पर शीत वर्षा अभी ना करो। बहुत मंत्र आदि से प्रथम दिन आमन, दूसरे दिन उखाड़ कर कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करके स्थान में संचित करके चूने के छोटे छोटे कंकड़ डालकर किरनाल अग्नि प्रदीप्त कर देना चाहिए। स्वांग से कोने पर मोती की भस्म पृथक पात्र में इकट्ठी करके चूना शर्करा को अलग करके ग्रहण करना चाहिए। अब विधि के अनुसार पूरा पलाश आदि यहाँ पे द्रव्य दिए हुए है वो नहीं पड़ता। अब यहाँ पे काम हुआ, इस तरह जलाने के बाद बने हुए उक्त भस्म रूपी क्षार को एक ढूंढ लेकर 6 ढूंढ पानी में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य सुश्रुत ने क्षार में अनुपात कितना बोला है, औषध द्रव्यों का जलपात 1:6 बोला है, और क्षारंधर ने कितना बोला है 1:4 बोला है। बाकी की चीजें आपको शल्यतंत्र के नोट्स में मिलेंगी, वहां पे यादव जी त्रिपुरम का भी है, रसरंगनी का भी लिखा हुआ है ना, तो वहीं से आप याद करेंगे। अगर विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षार में द्रव्य और जल का अनुपात कितना होता है, तो किसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करेंगे आप, ये बताइए मुझे। यदि क्षार तेज बनाना है, हमको क्षार बहुत तीक्ष्ण बनाना है, तो हम यहाँ पे जो जल यूज कर रहे थे ना, वहां पे जल यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम जल की जगह गो आदि का मूत्र लेंगे, उसमें बोलकर 21 बार। वेरी गुड, तो शुद्ध के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट होगा। जैसे हम कितनी चीजें पढ़ते हैं, अन्न विलेती मंड या बाबू, अन्न विलेती मंड या बाबू, इसमें चरक की चलती है। अन्नपान कल्पना में हम पढ़ेंगे, क्या चीज में पढ़ेंगे, पढ़ लिए है शायद। अन्न विलेती मंड या बाबू इसमें संहिता की चलती है, क्षार में संहिता की चलती है, बाकी की चीजों में शारंधर की चलती है ना। जहां भी हम वाला क्वेश्चन करते हैं सब जगह शारंधर की। अन्न विलेती लिख लो, अन्न विलेती मंड और यबागु, इसमें संहिता की चलेगी, सुश्रुत और चरक सेम है इसमें, ठीक है। क्षार में सुश्रुत की ही चलेगी, शारंधर की नहीं चलेगी। बाकी की जितनी भी अन्य कल्पना है सभी में शारंधर का अनुपात ही चलता है। शारंधर और रसरंगनी का मैं एक बार देखना, रसरंगनी का 1:8 तो नहीं है, मुझे कंफ्यूजन है ना। देखना 1:8 भी किसी का है, एक बार देख लीजिएगा, है ना। मुझे 1:8 याद आ रहा है रसरंगनी का, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्लियर नहीं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 21 बार वस्त्र से उस पानी को छान लेना चाहिए, फिर एक बड़ी कढ़ाई में 21 बार छानना है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, 21 बार छानना है, फिर कलछी धीरे धीरे चलाना है, क्षार का पानी 1:8 हाँ, मुझे इसलिए याद आ रहा था रसरंगनी का 1:8 है। यादव जी त्रिपुरम जी का और एक लोग का दूसरा क्षारंधर का होगा 1:4, 2 लोगों का 1:4 है ना। आप देख कर लिखना, ऐसे कितना लिखना। पानी का पास पकाते पकाते निर्मल लाल रंग का तीक्ष्ण पिक्चर दिखाई देने लगता है, तब कढ़ाई को उतारकर मोटे कपड़े से छानकर बिना द्रव्य को छोड़े पुनः कढ़ाई में रखकर अग्नि पर चढ़ा दें। कुल मिलाकर यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है 1:6 का रेशो है, दूसरा 21 बार इसको छाना जाता है। ओके, ये ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, है ना, नोट्स में जो लिखा, और आप एक बार बुक से भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना। रसरंगनी अगर किसी के पास होगी उसमें से चेक करना, ठीक है। फिर देखकर मुझे बताना तुरंत, है ना, बताना, क्योंकि देखो हो भी सकता है नहीं, है ना, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि हमने जो लिखा है एक बार उसमें बुक में से चेक कर लोगे, है ना, तो कोई एक लोग गलत हो सकता है इसमें, देखकर बताइएगा। आपको दिया हुआ है, मैं लिख भी ले रही हूँ ना, आपसे ही पूछूंगी मैं कल, ठीक है। क्षार द्रोण अर्थात मूत्र की राख 2 भाग, कुटा जाति द्रव्यों की राख 1 भाग मिलाकर इसमें 1 द्रोण राख मिली, जो मूत्र गाय का लेवे। अब बागवती ने स्पेशल बोल दिया मूत्र गाय का, बागवती जल मूत्र, हाँ, और बागवती ने ये भी बोला है कि जल और मूत्र दोनों को समान भाग में मिश्रित कर क्षार पकाने को लिखा है। जल और मूत्र दोनों को समान भाग में मिश्रित कर क्षार, बागवती ने दोनों चीजों को बोला है, ठीक है। देखो ऐसा इसलिए मैं बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं से आपको पता चल रहा है कोई चीज अगर हमको करेक्ट करनी है ना, हो भी सकता है कभी भी हमारे लिखने में हमारे देखने में प्रॉब्लम हो गई है ना, गलती हो गई है, जितने भी करेक्शन हो जाए हम सब लोगों के लिए अच्छा है। इसलिए मैं जो भी चीज बोलती हूँ कि देखकर मुझे बताना है तो जरूर बताइए। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्षार को मधु मध्य तीक्ष्ण कैसे बनाया जाता है, पूरा थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीरपाक और शंखनाभी, इन्हें आग में अग्नि के समान लाल सुर्ख करके पहले ही लौह पात्र में रखे हुए क्षार उदक में बुझाकर उसी क्षार जल से पीसकर 2 द्रोण से क्षार उदक के लिए 8 पर शंखनाभी आदि का चित्त कर निरंतर प्रमाद रहित होकर कलछी से चलाते हुए पकावे। वह ना अधिक गाढ़ा हो ना अधिक पतला हो, ऐसा प्रयत्न कर पकाना चाहिए। आसन पाक अवस्था के लक्षण होने पर चूल्हे से उतारकर छोटे मोटे कुंभ में भरकर मुख बंद कर दे, यह मध्यम क्षार का विधान है। यदि शंखनाभी आदि का जो 8 प्रतिभाग डालने को लिखा है वह ना डाले तो पकाया जाए, तो मृदु क्षार कहते हैं, उसका नाम समयुगित है। अब सबसे पहले मृदु क्षार, फिर मध्यम क्षार, फिर तीक्ष्ण क्षार। मृदु क्षार में जो है उसमें हम 8 पल शंखनाभी आदि का प्रतिभाग नहीं डालते, है ना, जो यहाँ पे मृदु क्षार का लास्ट में लिखा है। तो आप ऐसे करके लिखिए, आपको आसानी रहेगी याद करने। मृदु क्षार में हम क्या नहीं डालते हैं, 8 पल शंखनाभी, मतलब कट शर्करा, भस्म शर्करा, शंखनाभी, कितनी चीजें, कट शर्करा, भस्म शर्करा, शंखनाभी आदि 8 पल का हम मृदु में नहीं डालते। किसमें डालते हैं, मध्यम में डालते हैं। तो मृदु में नहीं डाला जा रहा तो मृदु क्षार है, डालते हैं तो मध्यम क्षार है। तीक्ष्ण में ये 8 पल का प्रतिभाग तो डालते हैं, साथ में और क्या डालते हैं, है ना, साथ में हम दंती द्रवंती आदि भी डालते हैं। 8 पल का प्रतिभाग जो से मध्यम में डलता है और दंती आदि द्रव्य भी इसमें डाला जाता है, तब वो जाके और तीक्ष्ण बन जाता है। ये प्रतिभाग पूछा जाता है। और मधु का नाम क्या होता है, समव्यूहिम। मधु को और किस नाम से जाना जाता है, समव्यूहिम के नाम से जाना जाता है। और तीक्ष्ण को पाक्य के नाम से जाना जाता है। कोड बनाकर कैसे याद करोगे, तीक्ष्ण कब होता है, जब बहुत पक जाए, पक जाए मतलब पाक्य कहलाएगा। तो तीक्ष्ण वाला जो होता है उसको हम पाक्य बोलते हैं, मृदु वाले को हम क्या बोलते हैं, समव्यूहिम बोलते हैं। इसमें कोई द्रव्य नहीं, इसमें कट शर्करा आदि 8 पल का द्रव्य प्रतिभाग, इसमें 8 पल का तो डलेगा, साथ में दंती द्रवंती भी डलेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएं जरा, फिर आगे बढ़ेंगे। और कितना डलता है, शुक्ति प्रमाण में डलता है दंती द्रवंती आदि। दंती द्रवंती का प्रमाण कितना है, शुक्ति प्रमाण। तो 8 पल का प्रतिभाग प्लस शुक्ति प्रमाण में दंती द्रवंती आदि डलता है। क्लियर ना, चलिए ठीक है। मधु मध्य तीक्ष्ण 3 प्रकार के क्षारों में जैसा रूप तथा रूढ़ि केवल दिखाई दे वैसा एक एक का प्रयोग करना चाहिए। जिस क्षार का वशील हो गया है, अधिक समय तक पड़ा हो, की औषधि के कारण क्षार मधु बना हो, तो उसमें रोगनाशक की शक्ति लाने के लिए पुनः क्षार जलाकर पकाना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने गुण होते हैं क्षार के, 8 गुण होते हैं ना। कौन कौन से,
तो ना ज्यादा तीक्ष्ण ना ज्यादा मृदु, ना ज्यादा होगा तो मतलब अच्छा होगा ना, ऐसा बोला कि बहुत ज्यादा तीक्ष्ण हो बहुत ज्यादा मृदु हो, तो ये तो दोष में आ जाता है। गुण में क्या आएगा, ना ज्यादा ये ना ज्यादा वो। ठीक है, यहाँ पर पहले संख्या लिख लीजिए, चरक सुश्रुत बागभट्ट की कितने होते हैं चार के गुण। तो चरक सुश्रुत बागभट्ट हम ऐसे करते हैं ना, तो 10 इसके बीच में 8 और यहाँ पर 10, तो चरक बागभट्ट के 10 10 गुण हैं, सुश्रुत के 8 गुण हैं। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपके दिमाग में इमेज रहे कि मैडम ने आगे पीछे 10 10 लिखा था, बीच में 8 लिखा। ठीक है, तो नैवती तीक्ष्ण ना मृदु, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण ना हो बहुत ज्यादा मृदु ना हो, गुण में रहेगा। शुक्ल अभी पर क्या है, शुक्ल क्या है, गुण होता है। सुलक्षण भी गुण होता है, सुलक्षण मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट। याद रखना नहीं तो आपको नहीं पता नहीं सुलक्षण मतलब कितना हो, मुलायम हो, ताकि दोष में तो नहीं है, नहीं है। सुलक्षण को एक कोड बनाकर याद करोगे, सुलक्षण लक्षण लक्षण याद करो, ये अच्छे लक्षण है सुलक्षण के। ठीक है, क्योंकि अभी हम पिक्चर का पढ़ने वाले, तो पेक्सिल और सुलक्षण बड़ा कंफ्यूज करता है, तो मैंने याद करा दिया सुलक्षण जो है लक्षणों वाला है, अच्छे लक्षणों वाला, बाकी इसका जो पेक्सिल है वो खराब होता है। सॉरी, पेक्सिल मतलब गुण ही है, ये अपेक्सिल लिखा है, अधिक पेक्सिल लिखा है। अधिक पिक्सिल हो तो दोष है, केवल पिक्सिल हो तो गुण है ना। अच्छे से याद कर लेना, सुलक्षण पिक्सिल दोनों गुण में आता है, जहां पर अति लग जाए वो दोष में आ जाएगा। अभिष्यंदी, अभिष्यंदी मतलब होता है प्रसरणशील ना होना, अभिष्यंदी नहीं है, अभिष्यंदी मतलब यहाँ पर भाव होता है ना, भालू वाला भाव, तो ये क्या कहलाता। ओके, गुण तीनों आचार्य के, चरक सुश्रुत, चरक के 10, सुश्रुत के 8 और बागभट्ट के 10, ये गुण है 10 8 10, चरक सुश्रुत बागभट्ट। ठीक है, शिव मतलब सौम्य गुणकारी, शिव क्या है, भगवान शिव हमें गुण तो होंगे में शीघ्र होना, शीघ्र प्रभावकारी, ये 8 गुण होते हैं, पढ़ के भी समझ सकते हो, ऐसे रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम इनके दोष लिखते हैं। तो दोष आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, 8 8 है, 8 8 नहीं है, इसके दोष कितने हैं, 9 है, और बागभट्ट के लिख लो कितने हैं, 10 है। चरक कैसा, उन्होंने कोई दोष का काउंटिंग नहीं बताई, लिख लीजिए सुश्रुत के गुण कितने हैं, 8 है, और दोष कितने हैं, 9 एक ज्यादा, लेकिन बागभट्ट के जितने गुण है ना उतने ही दोष भी है। ठीक है, तो कैसे लोग होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अति मार्दव बहुत ज्यादा मृदु हो, अति श्वेत बहुत ज्यादा श्वेत हो, अति उष्ण बहुत उष्ण हो, अति तीक्ष्ण, अति पैच्छिल्य, अति सर्पित बहुत ज्यादा फैलने वाला, सांद्रता अधिक सांद्र, अपक्व मतलब बहुत ज्यादा पकाया नहीं, कच्चा सा, अपक्व पूर्ण ना पका हुआ हो, और जो हीन द्रव्यों से निर्मित हो। कहीं कहीं क्या करते हैं, अपक्व हीन द्रव्य एक मान लेते हैं ना, तो वो संख्या में 8 दोष लग जाते हैं, ये 9 है। कैसा काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 दोष है, बच्चे से लिख लेना है ना, 8 नहीं है, कहीं कहीं इन दोनों को मिला के उन्होंने 8 लिख दिया, कहीं के नोट्स में आपने पढ़ा होगा, तो वो चीज सही नहीं, सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब 100 तक था। अभी जो शार कर्म करते हैं कब तक हमको उस स्थान पर रखा रहने देना चाहिए, वो परीक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 100 तक गिनती करने पर एरंड नाल था पहला क्वेश्चन, किस पर परीक्षण करते हैं, एरंड नाल पर करते हैं। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन और बनते हैं। 100 तक गिनने पर एरंड नाल जलाने वाला तीक्ष्ण कहलाएगा, जैसे हमने 100 तक गिना वो तीक्ष्ण कहलाएगा। 100 गिनती के पूर्व ही जलाने वाला, 100 के पहले ही जला दे, मैं ऐसा एरो बना रही मतलब पहले ही जला दे, तो वो अति तीक्ष्ण कहलाएगा। ठीक है, फिर 100 के गिनने के बाद भी एरंड नाल को ना जला पाए, 100 के बाद भी ना जला पाए तो अति मृदु कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि तीक्ष्ण है, मध्यम है कि मृदु है, या फिर तीक्ष्ण है, अति तीक्ष्ण है कि मृदु है ना। तो आप ऐसे याद रखना कि 2 चीजों में अति अति आया है, मतलब 2 बार अति अति आया है और 2 बार तीक्ष्ण तीक्ष्ण आया है, ऐसे करके कुछ याद करना। पहले तीक्ष्ण है, अति तीक्ष्ण है और अति मृदु है। मृदु नाम का कोई वर्ड नहीं है यहाँ पर, ना मध्यम नाम का, तीक्ष्ण अति तीक्ष्ण और मृदु। हम किसी शार का अगर 100 के पहले ही जल जाए मतलब इतना तीक्ष्ण था कि उसने 100 गिनती पूरी ही नहीं होने दी और जल गया, तो गिनने पर ही हो रहा है मतलब तीक्ष्ण है, 100 गिनने के बाद ही नहीं हो रहा है मतलब वो कैसा है, अति मृदु है, मृदु नहीं है। याद रख पाओगे कि नहीं, हमको क्या लगता है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छे से हमको याद है। जब एग्जाम में आपको ऑप्शन देगा ना, 100 गिनने के बाद भी नहीं चल रहा है तो मृदु है क्या, अति मृदु है क्या, तीक्ष्ण है क्या, ऐसे ऑप्शन रहते हैं। तब हमारा दिमाग चलता है कि काश जब हमने पढ़ा था तो हम ऐसे पढ़ लेते कि तीक्ष्ण अति तीक्ष्ण अति मृदु लिखा था, है ना, हम जल्दी जल्दी पढ़ के चले जाते, लेकिन हम यहाँ की चीज पढ़ते नहीं, बस हमको याद रह जाता है कि हमने केवल यही पढ़ा। क्लियर ना। चार से ठीक होने के लायक रोगी को बाद रूप रहित थोड़े स्थान बिठाकर अग्गो करने अध्याय के अनुसार चार करने में कोई संभार सामग्री को एकत्रित कर लेंगे, सम्यक निरीक्षण करने के बाद दोषानुसार अर्थात वाद दृष्टि में हमको उस स्थान पर लेखन करना है, पित्त में घर्षण करना है, कफ दृष्टि में क्या करना है, प्रच्छान करना है ना। इसका कोड क्या बनेगा, देखो अवघर्ष्य अवलिख्य प्रच्छा, अवघर्षण। यहाँ पे थोड़ा सा श्लोक और हिंदी में गड़बड़ है ना, एक मिनट मैंने कुछ करेक्शन किया होगा। आप जब दलहन पढ़ोगे ना उसमें इसका क्रम करेक्ट करके लिखा हुआ है ना। जो घर्षण है ना वो पित्त में करते हैं, लेखन वात में करते हैं, प्रच्छान किसमें करते हैं, कफ में करते हैं। हिंदी में वो सही लिख दिया है उन्होंने, है ना। पहले हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ पढ़ते हैं ना हम, तो हमको लगता है कि यहाँ पे वात पित्त कफ का क्रम लिखा, लेकिन दलहन किसान को करेक्ट करके लिखा है, तो ऐसा ही है, वो जो लिखा वो सही लिखा है। एक कोड बनाकर याद कर लो, वात पित्त कफ का लखन घर पर है, लखन घर पर है, लखन से बाद में लेखन घर से हो जाएगा, हर्षण पर से हो जाएगा प्रच्छान, है ना। इसी क्रम में आपको याद करना है। और चार का उच्चारण करना, चार लगाने के बाद हमको 100 तक गिनती बोलने तक निरीक्षण करना चाहिए। कितना गिनती तक निरीक्षण करना है, 100 तक करना है। चार के प्रयोग से व्याधि के दूर होने पर, हाँ चार दग्ध का लक्षण क्या है, चार दग्ध का लक्षण, क्वेश्चन क्या बोल रही हूँ मैं, चार दग्ध का लक्षण कृष्णता, जहाँ पर हमने शार कर्म किया था, अगर वो एरिया काला पड़ गया है, कृष्ण पड़ गया है, तो शार दग्ध का लक्षण है। फिर हमको क्या करना है, वहां पे सब कुछ हमको काला काला दिखाई देने लग गया, तो हमको अम्ल वर्ग आदि के द्रव्यों में सर्दी मधु को मिलाकर वहां पर लगाना चाहिए। तत्र अम्ल वर्ग शमनः सर्दी मधु संयुतः, ऐसा कहता एक जगह और आएगा अग्नि कर्म में, थोड़ा सा चेंज रहेगा, है ना। यहाँ पे मधु है, मधु नहीं है, आपसे फिर पूछ लेगा, फटाफट पढ़ के चले गए कि सब जगह सुश्रुत ने सती मधु बताया, लेकिन यहाँ पे सती के साथ मधु है भाई। मधु का मतलब होता है मोलैठी और मधु का मतलब क्या होता है, महुआ। देखो ये चीजें इतनी बारीकी से अगर आप पढ़ोगे ना तो एग्जाम में गलती ही नहीं होगी, आप फटाफट क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करोगे। आपको सोचने तो वहाँ पे मौका उतना नहीं मिलता, और आपको सोचने नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आपने गलती पढ़ लिया कि सर्दी और मधु था, सर्दी और मधु था, मधु नहीं था, शहद नहीं था, ठीक है।
ये चीजें हमको कैसे समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये चीजें हम गलती कर चुके हैं, हम तैयारी करते थे ना, तो हम ये गलतियां कर चुके हैं ना, इसी के आधार पर आपको इतनी बारीकी से पढ़ा रहे हैं ताकि आप गलत ना करें। अम्ल रस का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें अम्ल रस नहीं होता है ना, अभी हम पढ़ेंगे अम्ल रस नहीं होता, इसलिए न्यूट्रलाइज करने के लिए अम्ल रस के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि रोग की जड़ जिसमें क्षारदग्ध विषय, हाँ, और यहाँ पे क्षारदग्ध का लक्षण पूछा है, तो प्रश्न था अगर आपसे पूछा सम्यक क्षारदग्ध का वर्ण पूछ ले या सम्यक क्षारदग्ध का लक्षण पूछ ले, जब तक वो सम्यक वर्ड यूज नहीं करेगा तब तक आपको पक्व जम्बूसम नहीं लगाना, पक्व जम्बूसम नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? ये बागवत्य का है। क्या बोले? सम्यक क्षारदग्ध लक्षण या वर्ण। वेरी गुड। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, क्योंकि ये वर्ण पे डिपेंड नहीं करता कि सम्यक क्षारदग्ध का वर्ण पूछ रहा है कि लक्षण पूछ रहा है, वो सम्यक के हिसाब से हमको अटेम्प्ट करना है। जब सम्यक वर्ड यूज करता है ना, तो ये आंसर बागवत्य का जाता है, और सिंपल लक्षण पूछ रहा है ना, तो ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग आता है प्रश्न का, क्योंकि बागवत्य ने ही सम्यक वर्ड यूज किया है, बाकी सुश्रुत जी ने नहीं किया। ये क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट का देखते हैं कि वर्ण पूछ रहा है कि लक्षण, आगे का तो देखते नहीं है। सम्यक पूछेगा, वर्ण हो लक्षण हो, दोनों कंडीशन में हमारा आंसर पक्व जम्बूसम आएगा। क्षारदग्ध लक्षण, अगर सिंपल पूछ रहा है कि क्षारदग्ध का लक्षण, तो प्रश्न का जाएगा। ठीक है, सारी चीजें यहीं से क्लियर करते जाओ। यदि रोग की जड़ स्थिर हो जिसमें क्षारदग्ध का विषय ना हो, तो बक्षमार औषधियों का पूरा लेप वहां करना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है हमको? तिलकल्प समद्भु घटाक्तो गण रोपना। अब जहाँ पे क्षारदग्ध किया था वहां पे हमको गण का रोपण करना है, तो सेम अभी हम जो पढ़ के आए थे वही यूज करना है। क्या? मुलैठी चूर्ण और घट्टो, ठीक है, वहां भी पढ़ा था मुलैठी चूर्ण, सती मधु संहिता पढ़ा था, सती मधु वही है, यहाँ पे सती मधु की है। साथ में हमको तिलकल्प का प्रयोग करना है। अब चित्त निद्रा समान प्रमाण किसने, इसलिए प्रभाव से क्षारदग्ध दवा विषय हो जाता है और वहां बन जाता है। उस बड़ पर तिलों के कल मुलैठी चूर्ण को के साथ पीसकर लगाने का रोपण करना। थोड़ा सा हिंदी इसमें क्या लिखा है? स्थान का कृष्ण हो जाना क्षारदग्ध का लक्षण है। उसके पश्चात उस स्थान पर सौवीरक प्रशोधन धान्य में अम्ल वर्ग के द्रव्यों में घृत और मुलैठी का चूर्ण मिलाकर लगाने से जलन पीड़ा आदि को शांत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि अम्ल पानी की जैसा उसके तल भाग में अवशिष्ट चिन्ह तिल मुलैठी ने समान प्रमाण में लेकर जिसका सारे साबल तरीके से लेके प्रभाव से क्षारदग्ध भाग विषय हो जाता है और वहां व्रण बन जाता है। अगर वहां पर व्रण बनता है, उस कंडीशन में हमको तिलों का कल्प मुलैठी घृत का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आ रहा है? व्रण के रोपण के लिए करना चाहिए। सुश्रुत का टेस्ट होगा जब 20 तक हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं, सुश्रुत जी कहते हैं कि हमारा सिद्धांत तीक्ष्ण उष्ण आग्नि अम्ल रस के प्रयोग से अग्नि के समान वाला साथ किस तरह शांत हो जाता है। समाधान बता रहे हैं कि कटु रस प्रधान होता है और लवण रस कैसा होता है? अप्रधान होता है। इसका जस्ट अपोजिट दलहन जी बोलते हैं। दलहन जी ने क्या बोला है? लवण रस प्रधान है, कटु रस अप्रधान। ऐसा लिख लो, दलहन का उल्टा। दलहन जी ने इसको अप्रधान बोला है और लवण को क्या बोला है? प्रधान बोला है। बात समझ में आ रही ना? जिस आचार्य के अकॉर्डिंग आंसर अटेम्प्ट होता है, पहले हम उसको याद करते हैं, दूसरे आचार्य का अपोजिट बोलकर याद करते हैं ना। तो कटु प्रधान, लवण अप्रधान। याद कैसे रहेगा? क्षार जो है काटने का काम करता है, बड़ा तीक्ष्ण होता है, तो कटु इसका प्रधान का। ठीक, अल्प मात्रा में प्रधान। जब तीक्ष्ण लवण रस अम्ल रस के साथ मिलता है तो तीक्ष्ण भाव को क्या मिलता है? अब हम जो अम्ल रस का प्रयोग कर रहे थे ना, अम्ल रस में नहीं होता, अम्ल रस रहित होता है। तो अम्ल रस का हम प्रयोग करते हैं तो वो किस तरह शांत करता है? तो तीक्ष्ण लवण रस अम्ल रस के साथ मिल जाता है तो तीक्ष्ण भाव को त्याग कर अत्यंत मधुर भाव को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख लेना, लवण प्लस अम्ल बनाता क्या है? मधुर बना देता है। तो मधुरता से शांत हो जाता है, जिस तरह जल से अग्नि शांत हो जाती है। कटु रस इसका दलहन ने विपरीत किया है, लवण रस को प्रधान, कटु रस को अप्रधान बताया है। ठीक है, और भी पढ़ते हैं पंचरस। ये पूरा दलहन का लिखा हुआ है ना? क्या लिखा है दलहन जी का? कि पंचरसे सारे कटु अनुरसः लवण रस भूयिष्ठा इत्युच्यते। मतलब क्षार में 5 रस होते हैं। कटु अनुरस मतलब अप्रधान है, लवण रस मतलब प्रधान है। ठीक है, किंतु चरक में कटु लवण भूयिष्ठम। चरक जी ऐसे लिखते हैं, जैसे चरक जी ने चरक सूत्र पत्र में मूत्र के बारे में लिखा है, सेम ऐसे लिखा है, कटु लवण भूयिष्ठम। मतलब कटु रस प्रधान है, लवण अप्रधान है, इस टाइप का। पहला जो रहता है वो प्रधानता को इंडिकेट करता है, मतलब ये रस है और ये अनुरस। सेम चरक ने मूत्र में भी यही चीज बोला है। तथा स्थान संग्रह में भी कटु रस का ही प्रथम निर्देश है। सुश्रुत में भी क्षार के लवण लक्षण कटु रस मतलब चाहे चरक हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे बाघ हो, बृहत रही सभी ने सेम बोला है। बस दलहन जो कमेंटेटर है, टीकाकार उन्होंने अलग बता दिया। ठीक है, मजा आ गया? अब देखते हैं, रोगग्रस्त स्थान पर क्षार द्वारा सम्यक दग्ध होने पर रोगों का अगर शमन नहीं होता है, अंगों में लघुता, सॉरी, क्षार के सम्यक योग, हीन योग, अतियोग के लक्षण एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए। यूपीएससी 2020 का जो पेपर हुआ था, हमने भी दिया था, उस पेपर में ये क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा क्षार दग्ध के संदर्भ में सत्य नहीं है? है ना? ये जो है सम्यक योग का लक्षण है, ये जो है अयोग का लक्षण है, हीन योग का है, ये जो है अतियोग का लक्षण है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये कब पता चलेगा आपको? तीनों चीजें याद होना चाहिए, है ना? चलिए देखते हैं। सम्यक दग्ध विकारों समान लाभ रूप अनाश्राव, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम समझ गए हैं विकार का शमन करना सम्यक योग है, लघुता होना सम्यक योग का लक्षण है, अनाश्राव मतलब वहां पर श्राव ना हो। तो अच्छा लक्षण हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ ना? तीन चीजें हमको याद करनी थी, शमन होना, लघुता होना और श्राव का बहना बंद हो जाना। अब देखते हैं हीन दग्ध। हमेशा हीन दग्ध में व्याधि की वृद्धि होती है, जैसे हम वमन के अयोग में पढ़ते हैं, विरेचन के अयोग में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अगर अयोग हुआ मतलब वोमिटिंग के थ्रू, है ना, और लूज मोशन के थ्रू अगर औषधियां नहीं निकली तो बॉडी के अंदर आ जाती है, बॉडी के अंदर ही पड़ी रहती है, बॉडी के अंदर पड़ी है तो वो दोषों को तेज करती है। इस कारण से हमेशा हीन दग्ध में व्याधि बढ़ती है और खुजली वजली सब होती रहती है। अतियोग में क्या होता है? बहुत ज्यादा श्राव हो गया तो वायु का प्रकोप हो जाता है ना, और वायु की प्रकोप जब होता है तो पूरे अंगों में वेदना हो जाती है। ये पूरा कंसेप्ट है वमन, विरेचन, नस्य का, शिरो, सभी का अतियोग का कंसेप्ट है, अयोग का कंसेप्ट है। यहाँ पर वही कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। हीन दग्ध में क्या है? दोष अंदर ही अंदर प्रकोपित है, तो तोद कंडू जाड्यानी व्याधि की वृद्धि हो जाती है, खुजली होने लगती है, जाड्यता होने लगती है। जरा मुझे आप बताइएगा, तर्पण के किस योग में कंडू मिलता है? अभी बताना जस्ट देख के, अतियोग में मिलता है कि अयोग में मिलता है? ये प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, शायद हमारा ही एमपीएससी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा है, जरूर पूछा ही है ना? तर्पण जो है कंडू तर्पण के अतियोग में मिलता है कि अयोग? लेकिन क्षार के तो अयोग में मिलता है, हीन योग मतलब अयोगी कहलाता है। खुजली होना, तोद होना, जड़ता होना और व्याधि बढ़ जाना। अति दग्ध में क्या होगा? बहुत ज्यादा जल गया है। वेरी गुड।
कहाँ मिलता है? ये अतियोग में मिलता है, अतियोग में मिलता है ना। और ये क्षार गतिविधि किसमें मिलता है? अयोग में मिलता है। बड़ा दुख देता है ये क्वेश्चन, है ना, हम गलत कर दिए। क्यों गलत कर दिए थे? क्योंकि हमको ये सारे श्लोक याद थे, है ना, रिवीजन नहीं कर पाए तो श्लोक भूल गए। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप श्लोक याद करते हैं तो उसको अच्छे से याद करो या फिर कोड बनाकर उसको भी याद कर लो, क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे क्योंकि वहाँ पे इतना प्रेशर होता है कि आप क्वेश्चन श्लोक रिवाइज नहीं कर पाते या फिर उनको बहुत रिवीजन करते हो तो क्लियरिटी में बने रहेंगे, है ना। जो तर्पण में कंडू होता है वो अगले क्वेश्चन में शायद बढ़ते तब तक नहीं भूलेंगे, है ना। इसलिए जो चीज गलती होती है उसको आप याद रखा करो। दाह पाक पकना, दाग होना, श्राव होना, राग होना, अंग मर्द, क्लम, कान, पिपासा, मूर्छा, उन्मरण भी हो जाता है, ये सब अतियोग में आता है। ठीक है, देखो हमने कुछ भी चीज रटा नहीं है, सब कुछ हमने याद कर लिया है। अब कहाँ कहाँ हमको क्षार कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे दुर्बल बालक व्रत दर्पो के सारे अंगों में जिनके शोथ हो, है ना, एनासार का जिसको हम बोलते हैं सर्वांग शोथ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है सर्वांग शोथ में। क्या नहीं करना चाहिए? सर्वांग शोथ में ना तो हमको रक्त मोक्षण करना चाहिए, आगे जाके पढ़ेंगे, ना ही हमको क्या करना है? क्षार कर्म करना है। बाकी पढ़ के समझ में आ रहा है। उदर रोगी, अब यहाँ पर लिखा है कि मैडम आपने तो अभी पहले बताया था कि उदर रोग, देखो जरा पेज पलटा कर देखो, पानी क्षार में क्या लिखा है? उदर रोग में पानी क्षार का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर लिखा है कि उदर रोग में क्षार का निषेध है। तो हम इससे क्या समझें? यहाँ पर जो है उदर रोग कुछ स्पेशल उदर रोग है, ये आप कहाँ देखोगे? जब उदर रोग पढ़ेंगे ना वहां पर आएगी ना, शायद छिद्रोदय वगैरह कौन से इसमें है एक बार आप देखना, है ना। रक्त पित्त का गर्भणी रजस्वला, तो ऋतुमती हो चाहे गर्भवती हो, दोनों में इसका निषेध है। ज्वर भी बड़ा है, प्रमेय हुआ, क्षीण तृष्णा मूर्छा एवं नपुंसक, जिस स्त्री की फली और गर्भाशय का ऊपर या नीचे का प्रश्न उठाना इसमें नहीं किया जाता। बाघ बढ़ने, अतिसार, रोग, पांडु रोग में तथा वमन रेचन कर्म के लिए क्षार का प्रयोग निषिद्ध माना है। ठीक है, अब इसका जो रीजनिंग क्वेश्चन है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, स्पेशली किसी उदर रोग के लिए यहाँ पर आया है। बाकी उदर रोग जो हमने पढ़ा वो कॉमनली बताया। सबसे लास्ट में किसने आंसर दिया है? ज्योति शर्मा, हिमाचल। आपका होमवर्क है, आपको इसकी दलहन कमेंट्री में देखना है कि उदर रोग में जो निषेध बताया है, तो पानी क्षार में जो उदर रोग बताया है, तो ये दोनों चीज पॉसिबल कैसे हैं? यहाँ पर कौन सा उदर रोग का निषेध है? मैं दोनों का नाम लिख रही हूँ ना, चित्रांश और ज्योति, बताना है ना। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है ये आपको बताना है, हाँ या ना। ठीक है, चलिए। बागवत ने अतिस्थान भी छात्र होते थे। अब कहाँ कहाँ और नहीं कर सकते हैं? मर्म स्थान में सिरा, स्नायु, संधि, तरुणास्थि से याद रखना, जब अग्नि कर पढ़ाऊंगी ना तब आपसे पूछूंगी। धमनी, गला, नाभि, नाखून, कृष्ण के भीतर, सोतक में, अल्प मांस वाले स्थानों में और वर्तम रोग को छोड़कर नेत्र के सब रोगों में क्षार का प्रयोग ना करें। इसका मतलब क्या हुआ? वर्तम रोगों में तो कर सकते हैं, बाकी नेत्र के सभी रोगों में नहीं कर सकते। मतलब समझ में आया ना क्या लिखा है? ना दग्धात अन्यत्र वर्म रोग, वर्तम रोग को छोड़कर नेत्र के बाकी के सभी रोगों में हमको क्षार का प्रयोग नहीं करना, बाकी यहाँ पर हम वर्तम रोग में मिला कर सकते हैं। क्षार करने के साधन रोग जिसका शरीर सोचयुक्त है, जिसकी हाँ शून्य गात्रम, अस्थि शून्य, शून्य गात्र में नहीं करना, अस्थि शून्य, अन्य दोषी हृदय संधि पीड़ा आदि में भी क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस पूछा जाता है किसके लिए आया है? क्षार के लिए आया है। किस चैप्टर में आया है? किस आचार्य ने बोला है? तो विष, अग्नि, शस्त्र, शनि, मृत्यु, कल्पा, शारोपत्य, अल्पमति, वृत्ता। अगर अल्पमति वाला पूर्ण व्यक्ति अगर क्षार का प्रयोग करता है, विष का, अग्नि का, शस्त्र का, है ना, क्षार का प्रयोग करता है तो मृत्यु के समान होता है। साधीनता समय तो रोगान धन्याद चिरेण गुणान पर बुद्धि कम साथ पड़े हुए व्यक्तियों को क्षार, विष, अग्नि, शस्त्र, वज्र के समान मृत्यु करने वाला होता है। वही शायद बुद्धिमान के शस्त्र करता है, शीघ्र अंतर उसको ठीक कर देता है। अगला चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे, अग्नि कर्म विधि अध्याय। अब सर की क्लास का कंफर्म नहीं है, सर की क्वेश्चन याद रखिएगा।